बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो चारा या दाना हम पशु को खिला रहा है वो कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है। एक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो शायद हम अच्छे तरीके से पशु को नहीं खिला पाएंगे, उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसको हम निखार नहीं पाएंगे। जब हम अच्छे चारा या दाना का पहचान के बारे में बात करते हैं, ये जितना जरूरी है, जब पशु को हम खिलाने का बात करते हैं तो पशु का जो जरूरत है उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे हमारा किसान, बड़े किसान भी होंगे जो 100-200 एनिमल भी रखते होंगे, अच्छे फार्मर भी होंगे। तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपका पशु को चाहिए क्या है, अब पशु को चाहिए क्या, इसका मतलब क्या है, जब भी हम पशु पोषण का बात करते हैं तो हम प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन ये सब का बात करते हैं। तो हर एक पशु का उसका जो ज्ञान का स्थिति है उसके हिसाब से उसका जो जरूरत है वो चेंज होते रहता है। जो एक गाभन पशु का जरूरत है शायद वो बच्चा होने के बाद उसका जरूरत चेंज हो जाता है। जो एक हाई यील्डिंग एनिमल का जरूरत है और जो एक कम दूध देने वाला 2 या 3 लीटर पशु का जो जरूरत है वो अलग होता है। तो सबका जरूरत अलग है। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि पशु का जो जरूरत है, पोषक तत्व का जरूरत है, वो दूध के आधार पे चेंज होते रहता है। जो पशु आज के दिन पे 40 लीटर दूध देते हैं, मैं आज सुबह में किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक 40 लीटर दूध देने वाला गाय है, यहीं पे होंगे शायद। जो एक 40 लीटर दूध देने वाला जो गाय है उसका जो रख रखाव है, उसका जो खिलाने पिलाने का तरीका है, वो कभी भी एक 10 लीटर दूध देने वाला गाय के जैसा नहीं हो सकता। एक अलग स्ट्रेटेजी आपको अपनाना पड़ेगा जब आप हाई यील्डिंग एनिमल को मेंटेन करते हैं। तो जब हाई यील्डिंग एनिमल को मेंटेन करते हैं तो हमें बहुत सारा पोषक तत्वों को कंसीडर करना पड़ता है कि हम हर एक चीजों को बैलेंस करें। अब हम जब पशु का पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम तो प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन का बात करते हैं। बट एनिमल न्यूट्रिशन भी अभी समय के साथ साथ बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। पहले हम सिर्फ प्रोटीन का बात करते थे, अभी हम सिर्फ प्रोटीन का बात नहीं करते हैं, अभी उसको और फर्दर डीप डाउन होते हैं। नाउ हम बात करते हैं उसका मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि नहीं मेटाबॉलिज्म प्रोटीन तो सही है बट उसका एमिनो एसिड प्रोफाइल क्या है, उसमें लाइसिन का मात्रा क्या है, मिथ्योनिन का मात्रा क्या है। तो हर एक न्यूट्रिएंट का डीप डाउन टिश्यू लेवल पे उसका जरूरत क्या है, वो सारी चीज जब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तो शायद एक अच्छे जो पशु आहार पशु के लिए जो आप बना पाओ। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पशु का जो जरूरत है उस चीजों को समझो। अब हम जब बात कर रहे थे कि पशु जो हमारा जो पशु है, शायद ये लोग आप लोग जो किसान भाई बैठे हुए यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पे जो पशु है मोस्टली जो क्या होता है कि हम लोग क्रॉप रेसिड्यूज खिलाते हैं। क्रॉप रेसिड्यूज का मतलब क्या हो गया, जैसा सूखे चारे, पुआल हुआ, भूसा हुआ, इस तरह चीजें खिलाते हैं। तो ये जो पुआल है या भूसा है इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व नहीं होता है। ये बेसिकली एक फिलर मटेरियल है। हाई यील्डिंग एनिमल के लिए तो कभी भी हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप ज्यादा मात्रा में भूसा या पुआल खिलाओ, वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा हाई यील्डिंग एनिमल को मेंटेन करने के लिए। और जब हम पशु का पाचन और उसका बेहतर न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन का बात करते हैं तो कुछ बिंदुओं है जहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। जैसा हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे प्रोटीन हो, एनर्जी हो, मिनरल्स और विटामिन्स हो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम खाना खिलाते हैं तो जो हमारा रेशन है उसमें फाइबर का कंटेंट क्या है, फाइबर का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। उस फाइबर का मात्रा जो जिसको हम न्यूट्रिएंट डिटर्जेंट फाइबर बोलते हैं या एसिड डिटर्जेंट फाइबर बोलते हैं, उसका मात्रा एक बैलेंस्ड होना चाहिए। फाइबर के साथ कॉन्सेंट्रेट का जो रेशियो है, जिसका फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेट रेशियो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसको आपको मैनेज करना चाहिए। पार्टिकल साइज का बात करते हैं। हमारे यहाँ पे देशों में जो छोटे किसान मैंने देखा हूँ, शायद आपके साथ ये नहीं होगा, गुजरात में अक्सर मैं देखता हूँ कि किसान जो पशु को जो चैफिंग करके नहीं देते हैं, बहुत सारा किसान ऐसा है, चारा को कुट्टी करके नहीं देते हैं। और चारा कुट्टी करके ना देने से क्या होता है कि इसमें सिर्फ एनर्जी का ही वेस्टेज नहीं होता है, आपका फीड का भी वेस्टेज है।
तो पार्टिकल साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम अच्छे तरीके से पशु को खिलाते हैं। और जब हम आगे, मैं एक दो स्लाइड में मैं TMR का ही बात करूंगा, जहां पे हम स्पेशली पार्टिकल साइज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ये कहा जाता है कि ऑप्टिमली जो है करीब 19 mm एंड अबव पार्टिकल साइज होना चाहिए जब आप एक अच्छे TMR, जब फॉरेस्ट का जो पार्टिकल साइज है हम उसका बात करते हैं। इसी तरह प्रोटीन का एंड एनर्जी का क्वालिटी, क्योंकि सारे जो आप लोग खली खिलाते होंगे या दाना खिलाते होंगे, तो सारे खली का जो प्रोटीन क्वालिटी वो एक जैसा नहीं होता है, या सारे दाने का प्रोटीन क्वालिटी एक जैसा नहीं होता है। तो प्रोटीन क्वालिटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस प्रोटीन का क्या क्वालिटी है। जो सोयाबीन मील जो है आपको डिलीवर करते हो, शायद आपको रेपसीड मील डिलीवर नहीं कर सकते। सो प्रोटीन क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका जो पशुओं का जो पाचन क्रिया है, जिसका हम रुमेन बोलते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा सा समझ ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि जो हम खाके पचा नहीं सकते, पशु उसको खाके पचा रहा है और दूध उत्पादन कर रहा है। तो पशु का जो खाना पचाने का जो सिस्टम है वो एकदम ही अलग है। और पशु का जो खाना पचाने का जो पहला जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाते हैं, वो उनका अंदर जो पेट के अंदर बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं। तो जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं, जिसको हम माइक्रोबियल प्रोटीन भी बोलते हैं, ये बेसिकली एनिमल को प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों का सोर्स है। क्योंकि जो खाना आप खिलाते हो, आप देखोगे, मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ दिखाने के लिए, जो पेट होता है, पेट के अंदर जो भी खाना हम डालते हैं ना, तो ये जो पेट के अंदर बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं, इनको वो एसिड पैदा करते हैं, अलग अलग टाइप के एसिड बनता है, जिसको हम वोलेटाइल फैटी एसिड्स बोलते हैं। और ये जो है बेसिकली 70% ऑफ एनर्जी जो है पशु को ऑलमोस्ट, ये इस वोलेटाइल फैटी एसिड से आता है। और ये जो बैक्टीरियल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, ये साथ में साथ एनिमल का प्रोटीन का जरूरत को भी पूरा करते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि फीड योर माइक्रोब्स फर्स्ट। पशु को खिलाने का पहले पशु के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं उसको अच्छे से खिलाओ, क्योंकि वही आपको अच्छे पोषण देंगे आपका पशु को। तो जब तक आपका रुमेन फर्मेंटेशन इसको आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, तब तक आप शायद बेहतर ढंग से पशुपालन नहीं कर सकते हो। इसके साथ जो ये रुमेन माइक्रोब्स है, ये बहुत सारा विटामिन है, जैसे विटामिन बी, विटामिन के, इसको सिंथेसिस भी करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो रुमेन फर्मेंटेशन, जो रुमेन माइक्रोब्स है, ये फर्मेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, रुमेन का पीएच को मेंटेन करते हैं, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था सुबह से कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, हम छोटे एवं सीमांत किसान के साथ काम करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो फीडिंग पैटर्न है, आप ऑलमोस्ट देखेंगे, इस फीडिंग पैटर्न में मोस्टली जो है हम क्रॉप रेसिड्यूज देते हैं। 45 to 50% जो हमारा क्रॉप रेसिड्यू होता है फीडिंग में, और उसके साथ घास का जो जिसका हरा चारा बोलते हैं, उसका अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन सीजनल अवेलेबिलिटी। पूरा साल भर हम पशुओं को हरा चारा दे नहीं पाते हैं, और घर पे कुछ हुआ, दाना हुआ, या जो भी हमारा चोकर और चूनी होता है, वो हम ऐड करते रहते हैं पशु। कैटल फीड का पेनिट्रेशन आज के दिन में ओनली 13 to 14% है, जो कि बहुत कम है। कैटल फीड इंडस्ट्री बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है एवरी ईयर। बट इस सिस्टम से क्या हो रहा है कि जो हमारा जो पारंपरिक जो फीडिंग पैटर्न है, जो अनसाइंटिफिक है, उस कारण से क्या हो रहा है कि पशु का जो जेनेटिक पोटेंशियल है, जिसका दूध देने का जो क्षमता है, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहा है। जैसा अभी शायद मेरा नेक्स्ट दो स्पीकर बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि हम छोटे बच्चे को देखभाल नहीं कर पाते अच्छे से। तो एज एट फर्स्ट कमिंग, जो नॉर्मल कंडीशन में 4 से 5 साल हो जाता है, उसको हम कैसे घटाएं एज एट फर्स्ट कमिंग को, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो कैसे हम बेहतर ढंग से छोटे बच्चे को खिलाएं, कैसे हम बेहतर ढंग से जो प्रेग्नेंट एनिमल को खिलाएं, कैसे हम बेहतर ढंग से जो ट्रांजिशन फेज है, ब्याने का पहले और जस्ट ब्याने का बाद, उसको कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पशुपालन से कैसे मुनाफा कमाओगे। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया यहाँ पे कि साइंटिफिकली हम ये बोलते हैं कि 100 डेज कॉन्ट्रैक्ट, 100 डेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही हुआ है कि पशु का जीवन में उस ट्रांजिशन फेज में जो 100 डेज है, उस फेज को आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो बाकी आगे फेज में आपका कोई दिक्कत नहीं आता है। क्या होता है कि शुरुआती जो फेज होता है, उसमें पशु का दूध ज्यादा होता है, उसमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, हार्मोनल स्ट्रेस ज्यादा रहता है, और उस टाइम पे पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे जाते हैं।
और मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो शुरुआती जो 3 महीना है, इस 3 महीने में हम पशु को अच्छे से नहीं खिला पाते या समझ नहीं है उसको कैसे खिलाना है, और इसी कारण से आगे जाके आपको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पशु समय पे गर्मी में नहीं आती है, और जो हम कहते हैं कि जो इंटरकमिंग पीरियड है, दोनों ब्यात के बीच में जो समय है वो हमारा गाय जो है, गाय में 12 से 13 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये आपको ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका जो मुनाफा है वो उतना ही कम होते रहेंगे। तो शुरुआती जो 3 महीना है हम बोलते हैं, जिसको अर्ली लैक्टेशन फेज बोलते हैं, उस फेज में आप पशु को कितना बेहतर ढंग से खिला रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पशुपालन से आप कितना मुनाफा कमाओगे। सो वो इंपॉर्टेंट है। जैसा हम अलग अलग फेज में बात करते हैं कि जो पशु को चेहरा से बोलते हैं कि पशु कितना अच्छे आप उसको खिला रहे हो कि कैसे कर रहे हो, तो हम एक स्कोरिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर। तो जो हम कहते हैं कि बेहतर एक एनिमल है उसमें बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छे मेंटेन होना चाहिए। जैसा अर्ली लैक्टेशन में जो एक एनिमल है उसका बॉडी कंडीशन स्कोर आपका 3 या 3.5 इसका होना चाहिए। ज्यादा मोटा पशु भी अच्छा नहीं है और ज्यादा इस तरह पशु भी अच्छा नहीं है। तो जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो एक मेजर है कि आपका पशु का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कैसा है, तो इसको भी अच्छे से आपको उसको देखना चाहिए। जब हम अलग अलग फेज में पशु का खिलाने का बात करते हैं, जैसा हम एक अर्ली लैक्टेशन में एक एनिमल है जो हाइडिंग एनिमल है, उसमें कुछ चीजों को ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। हम ये कहते हैं कि जो दाना आप पशु को खिला रहे हैं वो दाना बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। तो अच्छे क्वालिटी का मतलब क्या है, तो मोस्टली हम ये कहते हैं, देखते हैं कि आज के दिन में जो कमर्शियली फीड बनते हैं उसमें मक्का का मात्रा जो है 10% से लेकर लोग 30% तक डालते हैं। अब मक्का क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रेन जब हम फीड में डालते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब पशु पोषण में बात करते हैं आज के दिन पे एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो है स्टार्च। डेवलप्ड कंट्रीज में जो स्टार्च के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, और नॉर्मली जो वहां पे रेशन है स्टार्च कंटेंट 20 से 22% होता है रेशन में। बट हमारे यहाँ पे जब हम रेशन का एनालिसिस करते हैं हम ये देखते हैं कि हमारा रेशन में जो स्टार्च कंटेंट है वो 10 से 12% होता है। तो हाइडिंग एनिमल में जो एनर्जी उनको चाहिए उस एनर्जी का सप्लाई आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो आपका वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। तो स्टार्च एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब अच्छे क्वालिटी का दाना बनाना है तो स्टार्च कंटेंट को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे दाना, जैसा मेज हुआ 20 से 25% डालिए उसमें, तो आपका दमदार फीड बनेगा उसमें। सिमिलरली जो हम प्रोटीन का बात करते हैं उसका क्वालिटी के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोटीन का क्वालिटी क्या है, मिनरल मिक्सचर, अच्छे गुणवत्ता वाला फीड बनाना है तो हम कहते हैं कम से कम 2% मिनरल मिक्सचर डालिए। जहां पे और भी हाइडिंग एनिमल है ये मिक्स ऑफ चिलेटेड एंड नॉर्मल मिनरल मिक्सचर भी अच्छा काम कर सकता है। वहां एडिक्वेट लेवल ऑफ विटामिन ई एंड ए, डी और D3 ये होना चाहिए। हाइडिंग एनिमल में जो सब एक्यूट एसिडोसिस का प्रॉब्लम वो ज्यादा होता है, उसको के लिए आपको रेगुलरली आपका फीड में बफर, जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, उसको भी ऐड करना जरूरी है। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्ली लैक्टेशन में आपको एनिमल को चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल को चैलेंज नहीं करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम उसका जो पोटेंशियल है उसको निखार नहीं पाएंगे। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एनिमल को चैलेंज कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ कि एक फीड फॉर्मुलेशन मैंने एक 20 kg मिल्क प्रोड्यूसिंग एक काउस है जिसका 4% के आसपास फैट है। मैंने यहाँ पे राइट साइड में मैंने कुछ दिया हूँ, कंपोजिशन दिया हूँ कि एक 16 kg उसको ड्राई मैटर चाहिए, और उस हिसाब से मेरा जो फीड में क्या क्या मैंने डाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम जब रेशन को इवेल्युएट करते हैं आज के दिन पे, तो जनरली क्या है कि हमारा जो पुराना इवेल्युएशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। जैसा हम बात कर रहे थे कि जब हम प्रोटीन का बात कर रहे थे, सिर्फ क्रूड प्रोटीन ये से आपका कुछ नहीं होता है। आपको देखना है कि आपका पशु को मेटाबॉलिजेबल प्रोटीन कितना डिलीवर हो रहा है, आपका पशु को लाइसिन और मेथियोनिन, जो मेटाबॉलिजेबल लाइसिन और मेथियोनिन है उसका मात्रा क्या है। जैसा हम कहते हैं कि 7.2% आपको लाइसिन होना चाहिए और करीब 2.4% मेथियोनिन होना चाहिए रेशन में। सो उसका एनालिसिस होना जरूरी है। आपका स्टार्च कंटेंट क्या है, आप नीचे मैंने स्टार्च कंटेंट देखिए, ये जो रेशन मैंने बनाया है इसमें स्टार्च कंटेंट 19% मैंने मेंटेन करने का कोशिश किया हूं एक 20 लीटर्स काउ के लिए। सो नॉट ओनली दिस, अलोंग विद और भी अदर पैरामीटर्स है, जैसा हम फाइबर का बात करते हैं, एनडीएफ, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा भूसा खिलाते हैं
तो जितना ज्यादा भूसा खिलाओगे डाइजेस्टिबिलिटी उतना कम होगा, वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होगा। तो एनडीएफ को कम करने के लिए आपको अच्छे क्वालिटी का हरा चारा का भी प्रावधान होना जरूरी है। और एनडीएफ का मात्रा मैं यहाँ पे 40% के आसपास रखा हुआ अपना फीड में, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में जो एनडीएफ कंटेंट है वो 28 से 32% के आसपास होता है, जो कि 40 लीटर दूध देने वाला गाय है। सो चारा का क्वालिटी, चारा का स्क्रैप क्वालिटी नहीं, वो चारा का डाइजेस्टिबिलिटी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये सारे चीज को जब आप एसेस नहीं करोगे, जब आप फीड फॉर्मुलेशन करेंगे, तब तक आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैं बात कर रहा था कि जैसा आपका प्रेग्नेंट एनिमल है, मोस्टली हम प्रेग्नेंट एनिमल को ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें तो दूध होता नहीं है। बट प्रेग्नेंट एनिमल को आप अच्छे से नहीं खिलाओगे तो इसमें से आपका दो तरीका के इंपैक्ट आएगा। एक तो उस मेल जो मादा है उसका दूध उतना नहीं होगा नेक्स्ट लैक्टेशन में। सेकेंडली क्या होगा, जो बच्चा है वो भी कमजोर पैदा होगा, उसका इम्यूनिटी लेवल कम होगा। सो प्रेग्नेंट एनिमल का फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, यहाँ पे मेरा साथी भी है, डॉक्टर भंडारी इज हियर, ही इज प्रोबब्ली द पायनियर ऑफ दिस प्रोग्राम। जब हम ये प्रोग्राम शुरू किए थे, काफ रियरिंग प्रोग्राम, उनके साथ ही शुरू किए थे, इट वाज एक्सीलेंट रिजल्ट। आज के दिन पे इस प्रोग्राम को हम पूरा देश में अलग अलग फेज में काम कर रहे हैं अंडर ए गवर्नमेंट स्कीम, जिसके अंदर एक काफ रियरिंग प्रोग्राम हम डिजाइन किए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है, इस प्रेग्नेंट एनिमल के लिए स्पेशल फीड हम डिजाइन करते हैं जिसको हम प्रेगनेंसी फीड बोलते हैं। और ये पशु का जो लास्ट 2 महीना है उसका हम लोग इसको खिलाते हैं। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए एक आफ्स्टार्टर अप टू 6 मंथ्स एंड देन ग्रोथ मील, इस तरह करके एक प्रोग्राम हमने डिजाइन किए हैं। और ये प्रोग्राम अभी हम लोग 7 स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अंडर गवर्नमेंट स्कीम। और जैसा मैं अभी मॉर्निंग में ही बात कर रहा था कि डेयरी में सस्टेनेबिलिटी लाना है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लाना है, तो काफ रियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रेशन बैलेंसिंग और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो हमारा जो जर्नी है एनडीटीवी का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। ये प्रोग्राम हमने, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनडीटीवी का, जो नेशनल डेयरी प्लान में हमने किए थे। इसमें हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो लोकल रिसोर्स पर्सन है उसके थ्रू हम लोग जो बैलेंस फीडिंग का कॉन्सेप्ट है ये हम डोर टू डोर फार्मर के पास पहुंचाने का कोशिश किए थे। इसमें करीब 28 लाख एनिमल हमने कवर किए थे करीब 30,000 विलेज में। एंड हमारा जो अनुभव है उस प्रोग्राम के दौरान, उसका आउटकम मैंने नीचे लिखा हूं, जिसमें हमें करीब 300 ml का औसत 300 ml दूध बढ़ा है और फार्मर का जो डेली प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीब 26 रुपए तक बढ़ा जब हम सिर्फ बैलेंस रेशन उसको खिलाया। नॉट ओनली दिस, बैलेंस रेशन खिलाने से जो हम कहते हैं कि एक ग्रीन हाउस गैस हमारा पशु पैदा करते हैं जिसको हम मीथेन बोलते हैं, इस मीथेन का जो पैदावार मतलब इसको हमने 13 से 15% तक घटा पाए हैं थ्रू बैलेंस फीडिंग। सो एक बहुत बड़ा पहल है, स्पेशली फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक सिस्टम हमने फर्दर जब इसको मॉडिफाई किए हैं, एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमने बनाया है, ये आपका मोबाइल फोन में भी अवेलेबल होंगे, आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है 1962, ये एनिमल का जो एम्बुलेंस का नंबर होता है उसका नाम के हिसाब से है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनडीटीवी मिलकर ये ऐप डिजाइन किए हैं एंड इट इज वेरी मच यूजर फ्रेंडली। कोई भी फार्मर जो है जो 7th 8th पढ़े हुए हैं, दे कैन इजीली हैंडल दिस एप्लीकेशन। आपको सिर्फ दूध, पशु का दूध और फैट उसमें डालना है और सिंपली आज के दिन पे आप क्या क्या खिला रहे हो और कितना केजी खिला रहे हो आप डालेंगे। सो ये एप्लीकेशन आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर पशु के लिए एक बैलेंस रेशन क्या होना चाहिए, वो आपको सजेस्ट करके देंगे। और ये अभी अच्छे काम कर रहा है, कभी भी आपको मौका मिले आपका प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड करके आप चला के देखिएगा। ये एक पहलू है जो सुबह में भी हम बात कर रहे थे कि हमारा फीडिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। Now we are not talking about the total mixed ration. Developed countries में ये 1950s में से चल रहा है total mixed ration feeding का, बट इंडिया में हम इसको लेके आ नहीं पाए हैं क्योंकि इंडिया में हमारे पास छोटे किसान हैं, उसके पास इतना कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। सो इसको देखते हुए हमने कोशिश किए हैं, हमारा जो साथी है अमूल डेयरी और बनास डेयरी के साथ हमने एक रेडी टू ईट
टोटल मिक्स रेशन का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हमने स्टैंडर्डाइज किए हैं। और मुझे बोलने के लिए बहुत खुशी है कि ये प्लांट हमने लगाया है, अमूल अपना प्लांट और बनास दोनों जगह पे उन्होंने प्लांट लगाया है और ये सक्सेसफुली ये प्लांट रन कर रहा है। और ये जो डेयरी टू ईट TMR है, ये फार्मर डोर स्टेप में आज के दिन पे पहुंचाया जा रहा है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। सो जो किसान जिसको अच्छे क्वालिटी का चारा या अच्छे क्वालिटी का दाना पूरा साल भर उसका सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक फायदेमंद सोल्यूशन है। और स्पेशली जो फार्मर जो सारे चीज बाहर से खरीदते हैं आज के दिन पे, चाहे सूखे चारा हुआ या हरा चारा हुआ या दाना हुआ, सो ये एक इनोवेशन है। और मुझे लगता है कि आगे जाके डेयरी इंडस्ट्री में जो फेस है ये काफी कुछ चेंज होगा इस टोटल मिक्स रेशन के ऊपर बेस करके। कल मेरा साथी बनास डेयरी से शायद इसके ऊपर डिटेल में आपको बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। हमने इसके ऊपर स्टडी भी किए हैं, अमूल के साथ और बनास के साथ भी स्टडी किए हैं। और स्टडी में हमने ये पाए हैं कि TMR फीडिंग से हम पशु का दूध उत्पादन 1 से 1.2 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, ओवरऑल जो आपका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है ये करीब 35 से 40 रुपया तक बढ़ सकता है, सिर्फ अच्छे TMR फॉर्मुलेशन करने से और उसको सही तरीके से फार्मर तक पहुंचाने से। सो ये एक तरीका है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कन्वीनियंस है किसान के लिए, क्योंकि कन्वीनियंस आज के दिन पे हमारा जो यूथ है वो छोड़ रहा है, किसान डेयरी फार्मिंग छोड़ रहा है क्योंकि उनको लगता है गोबर के साथ खेलना बहुत मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि जो कन्वीनियंस आपको TMR दे सकते हैं और आगे जाके जो हमारा यूथ है इसके साथ और भी जुड़ेंगे डेयरी फार्मिंग के साथ। चारे के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक मैं न्यूट्रिशन में बात कर रहा था। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि चारे का क्वालिटी और अच्छे चारे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप लोग डेयरी फार्मर हो, आप लोग खुद जानते हो कि हरे चारा जो है और गुणवत्ता वाला हरा चारा जब आप तक पशु को देते हो, इसमें आपका जो कॉस्ट है मिल्क प्रोडक्शन को काफी घट सकता है, क्योंकि हरा चारा जो होता है जो न्यूट्रिशन का सबसे सस्ता स्रोत होता है। और हमने भी स्टडीज में पाए हैं कि आप अच्छे क्वालिटी का हरा चारा पशु को खिलाते हो तो आपका जो मुनाफा जो है प्रति पशु जो है 30 से 35 रुपए बढ़ सकता है। साइलेज के बारे में यहाँ पे फिरोज साहब भी है, बैठे हुए हैं जो कॉन्टेक्ट से है, साइलेज के ऊपर काम कर रहा है काफी, और भी शायद साइलेज एंटरप्रेन्योर होंगे यहाँ पे। साइलेज एक चीज है जो आज से 10 साल पहले मैं पीछे चला जाऊं, साइलेज के बारे में बहुत सारा कम लोग जानते थे या कम लोग यूज करते थे। बट आज के दिन पे मुझे लगता है पिछले 5 या 10 साल में साइलेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। और इंडिया में भी आज के दिन पे मुझे लगता है नॉट ओनली पंजाब और कर्नाटका, गुजरात से शुरू करके महाराष्ट्र से शुरू करके हर जगह पे अभी साइलेज लोग खिला रहा है और इसका फायदा लोग ले रहा है। सो साइलेज कोई नया चीज तो है नहीं, बट इसमें क्या है कि आपको कॉस्ट एंड कन्वीनियंस दोनों चीज को देखना पड़ेगा। कमर्शियल वेल साइलेज आपके लिए कन्वीनियंट है बट कॉस्ट ऐड करता है, ये भी एक फैक्टर है। तो किसान अपना साइलेज घर पे बनाए तो शायद वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सो वो आपका कन्वीनियंट और आपके स्थिति के हिसाब से डिफरेंट देखना पड़ेगा कि आप कमर्शियल साइलेज यूज करना चाहते हो या अपना साइलेज घर पे खुद बनाना चाहते हो। मैंने एक स्टडीज भी किए थे, उसमें हमने ये देखे थे कि साइलेज जब स्पेशली जब लीन पीरियड में जब सूखे चारा का कमी बहुत ज्यादा होता है और प्राइस बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे इवन कमर्शियल साइलेज भी आप ऐड करते हो तभी आपका फायदामंद होता है। और साइलेज अच्छे ऐड करने से क्या होता है, आपका रेशन का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जब मैंने साइलेज ऐड नहीं किया था तो मेरा रेशन में जो स्टार्च कंटेंट था वो सिर्फ 11-12% ही था। मैंने जब साइलेज ऐड किया तो मेरा रेशन में जो स्टार्च कंटेंट है वो 20-22% हो गया है। सो इसीलिए लोग कहते हैं कि साइलेज प्रोडक्शन से साइलेज खिलाने से दूध क्यों बढ़ता है। सो दिस इज एक्चुअली द रीजन। इसमें नॉट ओनली द एनडीए बट स्टार्च एंड अदर पैरामीटर जो भी वो बूस्ट करता है एनिमल को। सो ये एक पहलू है जो हमें देखना चाहिए और कन्वीनियंट के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए। मैं अब जस्ट 2-4 मिनट टाइम लूंगा। मुझे लगता है कि मेरा बाकी स्पीकर भी बैठे हुए हैं। जब हम न्यूट्रिशन का बात करते हैं, पशु का रिप्रोडक्शन के ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल है। और तब इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि जितना भी हमारा जो फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज है उसमें 60% केस जो है सिर्फ
हमारा न्यूट्रिशन रिलेटेड होता है। और जब आप न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से उसको देखते हो तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। और न्यूट्रिशन में भी जैसा हम एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन्स का बात करते हैं, एनर्जी का एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आता है। देखेंगे जो एनिमल आप अर्ली लैक्टेशन में उसको अच्छे से नहीं खिला रहा है, उसका ज्यादा बॉडी लॉस हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे गया है, उसका फर्टिलिटी इशू ज्यादा है। और एनर्जी का रोल सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये हार्मोनल रेगुलेशन में उसको बहुत बड़ा रोल है। मैं साइंटिफिकल अंदर में नहीं जाऊंगा कि वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कैसे रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, वो बात नहीं कहूंगा। बट व्हाट आई मीन टू से कि आपको एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है रेशन में। सिमिलरली प्रोटीन का भी इक्वल रोल है, बट प्रोटीन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। प्रोटीन कम होगा तभी प्रॉब्लम है, प्रोटीन बहुत ज्यादा एक्सेस करेंगे तभी प्रॉब्लम है। प्रोटीन ज्यादा आप खिलाएंगे, बहुत सारी जगह पे किसान के पास बहुत ज्यादा पैसा वाले किसान होते हैं, भर भर के कॉटन सीड केक और ये सब खिलाते रहते हैं, पशु बहुत मोटा हो जाते हैं। पर ज्यादा एक्सेस प्रोटीन से भी आपका रिप्रोडक्शन में इशू आता है, तो वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोटीन एंड एनर्जी का। हमने भी एक स्टडीज में कोल्हापुर से मेरा साथी बैठे हुए होंगे यहाँ पे, कोई एक स्टडीज किए थे। हमने एक फीड डिजाइन किए है, उसको फर्टिलिटी फीड नाम दिए है। और उसमें हमने देखा है कि जब हमने इस फीड को इंट्रोड्यूस किया है पशु में, तो हमारा जो कॉन्सेप्शन रेट है वो जो नॉर्मल कंडीशन से है उसमें करीब 1/3 ज्यादा हो गया है। 1.2 से 4.8 हमारा जो कॉन्सेप्शन रेट का रेशियो हो गया था। सो इट इज इंपॉर्टेंट, यही प्रूव करता है कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है आपका फर्टिलिटी का इशू को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली जैसा हमारा एनर्जी प्रोटीन का रोल है, सिमिलरली मेरा जो मिनरल्स और विटामिन्स का इक्वल रोल है। सो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि जो मिनरल्स और विटामिन्स कितना इंपॉर्टेंट है, और सब लोग आज के दिन पे चिलेटेड मिनरल्स अलग अलग ब्रांड का या नॉर्मल मिनरल आप लोग ऐड करते हो जो अच्छे पशुपालन के लिए। बट इसका रोल इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे सही क्वांटिटी, कितना कौन सा एनिमल को कितना क्वांटिटी देना है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है 20 ग्राम 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर ऐड करके बोलते हैं मुझे तो फायदा नहीं हो रहा है। सो आपका एनिमल 40 लीटर दूध देने वाला है और आप 20-30 ग्राम मिनरल मिक्सचर खिलाने के बोलते हो कि मेरा एनिमल तो वंडरफुली काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो क्वांटिटी क्या होना चाहिए और उसी हिसाब से उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा क्योंकि महाराष्ट्र का फार्मर है, हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा देश में हीट स्ट्रेस के लिए जो प्रोडक्टिविटी लॉस है वो बहुत बड़ा है। मैंने एक आंकड़ा से 2% जो टोटल, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स, 2% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन का लॉस इसलिए होता है। इसलिए हीट स्ट्रेस मेंटेन करना बहुत अच्छा जरूरी आज के दिन पे है। और इसके लिए जो फीडिंग मैनेजमेंट है आपको देखना पड़ेगा कि एनर्जी, क्वालिटी राफेज, साथ में आपको एनर्जी के लिए बाईपास फीड, फैट ऐड कर सकते हो। एनिमल को जो एसिडोसिस कम करना है उसके लिए आप सोडा बाइकार्ब या पोटेशियम कार्बोनेट आप यूज कर सकते हो उसमें रेशन में। फीड को आप कन्वीनियंट टाइम में अर्ली या मॉर्निंग में दीजिए। फीड को टीएमआर के हिसाब से दीजिए, अलग अलग फीड मत खिलाइए, टीएमआर करके दाना, चारा और कंसंट्रेट ये सारे जब एक साथ मिला के उसको खिलाना चाहिए। और सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। हमने भी एक पोषक बोल के सप्लीमेंट डिजाइन किए हैं जो कि आपको हीट मिटिगेशन में हेल्प करता है। This is my last point actually. Now we are talking about feed and then feed quality and safety, because now we are more concerned about the feed quality and aflatoxin contamination. And aflatoxin is something which is coming from your feed. So aflatoxin level को मेंटेन करना है, दूध में स्पेशली जो 0.5 ppb है उसको मेंटेन करना है, तो आपका फीड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए आपको बहुत सारे स्टडीज लेना पड़ेगा, स्पेशली स्क्रीनिंग करना। जब भी जहां पे भी आपका फीड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहां पे फीड का रॉ मटेरियल को अच्छे से आप टेस्टिंग करिए, स्क्रीनिंग करिए, ताकि ओवरऑल आपका जो लोड है aflatoxin B1 कंटेंट इन फीड वो कम हो और उसका कैरी ओवर मिल्क में कम हो जाए। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज है, मैंने सारे स्ट्रेटजीज को गिनाऊंगा नहीं। टॉक्सिन बाइंडर भी लोग यूज करते हैं। यहाँ पे टॉक्सिन बाइंडर कोई कंपनी में देख रहा था जो टॉक्सिन बाइंडर आज के टाइम पे बना रहा है। देयर आर मेनी, हर एक का अलग अलग रोल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं करते हैं, बट उसका इंक्लूजन लेवल और उसका इफेक्टिवनेस कितना है वो एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे खुशी है कि आप लोग मेरा बात इतना ध्यान से सुने हो, और ऑर्गेनाइजर को स्पेशल थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक
in front of you. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर घोष सर. घोष सर के लिए जोरदार ताली बजाइए. थैंक यू सो मच. इट वाज वेरी इंसाइटफुल. और कुछ नंबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं डेयरी फार्म में. आपने बहुत अच्छे से उनको शोकेस किया. थैंक यू सो मच सर. तो अभी हमारे जो सेकंड स्पीकर है आज के डेयरी फार्म प्रॉफिटेबिलिटी की जो टॉपिक में हमने जिनको इनवाइट किया है वो है डॉक्टर शांताराम गायकवाड़ सर. आपने इनका नाम सुना होगा. गोविंद डेयरी के जनरल मैनेजर हैं ये. मैं उनके बारे में दो बातें बता के उनको स्टेज पे बुलाऊंगा. किसानों को 2 गाय से लेके 4 गाय से लेके 10 गाय तक, 10 गाय से 20 गाय तक, 20 गाय से 50 गाय तक, छोटे से छोटे फार्म को सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है. सर ने कहा, घोष सर ने, कि बहुत बार हम बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग इज लॉस मेकिंग बिजनेस. बहुत सारे डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं और हमें ऐसे टॉक्स में इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्यों फार्म्स बंद हो रहे हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए. डॉक्टर गायकवाड़ सर ने गोविंद डेयरी के माध्यम से उनकी पूरी टीम बना के साइलेज हो, लूज हाउसिंग हो, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लोगों तक पहुँचाना हो और बहुत सारी डेयरी फार्म मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस पे बहुत अच्छा काम किया है. वी आर लकी दैट ही इज हियर एज अ स्पीकर. मैं डॉक्टर शांताराम सर को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ. सर प्लीज वेलकम. थैंक यू डॉक्टर शैलेश एंड डॉक्टर घोष. अभी डॉक्टर घोष सर ने टेक्निकल जो डाटा दिया बहुत आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. आज मेरा जो सब्जेक्ट है ये डेयरी फार्मिंग इनोवेशन, अ टूल फॉर सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग. जब जैसे कि हम सोच रहे हैं डेयरी फार्मिंग में आने वाले दिन में डेयरी फार्मिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे कि जो नए यूथ है वो डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा आ रहे, 2-3 गाय के फार्म बंद होकर कमर्शियल फार्म की तरफ हम जा रहे. तो इसमें अभी डॉक्टर शैलेश सर ने भी बोला कि इतने सारे फार्म हो रहे हैं, 1-2-3 साल चलते बहुत अच्छे और उसके बाद बंद हो जाते हैं, ऐसे भी कई फार्म हैं. तो उसके लिए एक सस्टेनेबल मॉडल कैसा होना चाहिए लो कॉस्ट में, तो हम डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी और आगे जाकर ये सस्टेन कैसा हो सकता है उसके बारे में हमने प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा बोलूँगा. तो थोड़ा हमारा परिचय ये है कि हमारे मैं जिसमें काम करता हूँ गोविंद डेयरी 1996 में इस्टेब्लिश हुआ है. करंटली वी प्रोक्योरिंग 77 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क. एंड डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा कि हम जो डेयरी फार्मिंग सिस्टम है उसमें प्री हाउसिंग, साइलेज, हाइड्रोपोनिक्स, होम हर्बल गार्डन, जो छोटे हर्बल गार्डन भी हमने बनाए उसके बारे में, और एक ब्रीड डेवलपमेंट का प्रोग्राम, बायोगैस, ऑर्गेनिक मिल्क, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये सस्टेनेबल डेयरी डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है. जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल होना चाहिए, हम तो सब इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं. जो नए यूथ या डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमें एक ही बात मालूम है कि डेयरी फार्मिंग में जो दूध ही बेचना है, लेकिन हमें ये पता है कि हम चलते हैं तब हमें ये पता है कि हम एक दूसरे का साथ लेते हैं. तो इसीलिए इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है. तो हम दूध बेचते हैं तो इसीलिए हम ब्रीड भी बेच सकते हैं और उसके अलावा जो मैन्योर हम बना रहे, जो काउडंग आ रहा है, उसी से भी हम ज़्यादा मुनाफा इकट्ठा कर सकते. ये भी इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग में हमें सीखना है. अभी जो रिवेन्यू हमें ज़्यादा जनरेट करना है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादातर हमें ज़्यादा रिवेन्यू लाना है या जो कॉस्ट है वो कम करनी है. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फार्म मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है. जो हम रूटीन काम कर रहे हैं उसके लिए जो लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. तो ये प्री हाउसिंग का मॉडल है कि कैसा लो कॉस्ट में हम प्री हाउसिंग या जानवरों के लिए भी अच्छा माहौल बना सकते हैं और हमारे लिए भी काम कम होगा. दूसरा है कि हेल्थ, किसको मीन्स किसी को भी नहीं लगता कि हमारी गाय बीमार होनी चाहिए. हर एक को लगता है कि मेरा गाय अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कैसा काम करेंगे. दूसरा भी न्यूट्रिशन के बारे में तो बताया. और लास्ट वन जो इम्पोर्टेंट है ब्रीडिंग, हमारी गाय हमारे यहाँ पैदा होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है.
उसके बारे में हम प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि मिल्क क्वालिटी है, वैल्यू एडेड मैन्योर, काफ रियरिंग, ये भी अभी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा ब्रीडिंग का बिजनेस डेयरी में आ रहा है। और डेयरी में पोल्ट्री, इस जो छोटे छोटे 10 गाय 20 गाय के फार्म है, वहां पे कुछ लोगों ने पोल्ट्री भी रखी है 100, तो उसी से कैसा बेनिफिट हो सकता है वो भी है। और वैल्यू एडिशन ऑफ मिल्क जैसे ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक और ह्यूमनाइज्ड मिल्क, ये भी हमारा रेवेन्यू बढ़ा सकता है। अभी हमें कॉस्ट कहाँ पे कम करना है, जैसा कि सबसे बड़ी बात है अभी सबके लिए लेबर, आने वाले दिन में लेबर तो नहीं मिलेंगे, फिर हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या सोचा है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। अभी डॉक्टर घोष सर ने बोला कि फीडिंग कॉस्ट कम करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कॉस्ट है, हेल्थ एक्सपेंसेस है, और सबसे ज्यादा जो हमारा ब्रीड अभी तैयार हो रहा है उसके लिए जो हम मैनेजमेंट है, फीडिंग है या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, वो अच्छी तरह का दे रहे हैं क्या, वो जो ब्रीडिंग का जो कैरेक्टर है वो एक्सपर्ट मींस पूरी तरह से उसका पोटेंशियल हम ले रहे हैं क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए नेचुरल इको फ्रेंडली फार्म्स, कंफर्टेबल एंड टाइमली बैलेंस्ड डाइट, टाइमली क्लीन कोल्ड वाटर, ब्रीड सॉर्टेड सीमेन, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो बेनिफिट है प्री हाउसिंग फार्म के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या है बेनिफिट, मोर मिल्क, मोर क्वालिटी, मोर मिल्क विथ लो फीड, लेस लेबर और प्रेस्टिजियस जॉब। जो नई पीढ़ी इसमें आ रही है वो गोबर की वजह से ज्यादातर लोग नहीं आते इसमें, क्या वो बोलते हैं कि ये गोबर का बिजनेस है, कैसे आना है। लेकिन अभी एक 4-5 साल में डेयरी फार्मिंग का मॉडल थोड़ा बदला हुआ है। जैसा ये प्री हाउसिंग का मॉडल आया है तब से किसी भी फार्मर को ऐसा नहीं लगता कि वो गोबर का काम करता है, वो एक कंपनी चलाता है ऐसा उसको लगता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें एक ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर रूरल डेवलपमेंट, हैप्पी काउ हैप्पी मिल्क, लो डिसीज इंसिडेंसेस, मोर प्रेगनेंसी एंड हीट डिटेक्शन, गाय को बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है, 24 आवर वाटर, पोल्ट्री का मैं बता दो आगे है, लो मेडिसिन पे सबसे ज्यादा पानी की बहुत कम लागत लगती है प्री हाउसिंग में। अभी प्री हाउसिंग से आपको पता है कि बहुत अच्छा है, हम कर सकते हैं। गोविंद ने जो काम किया है कि वहां पे जो कुछ मॉडल हम जैसे कॉलेज में भी सीखे थे, हमने देखे भी जो फार्म है, जैसे कि प्री हाउसिंग बना रहे, तो हमारे मन में एक मॉडल आता है कि प्री हाउसिंग बहुत बड़ा, कि इसके लिए बहुत कॉस्ट लगती है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे रिसोर्सेस है, उसी से भी हम लो कॉस्ट में प्री हाउसिंग मॉडल बना सकते हैं। जैसे कि गाय को क्या चाहिए, हमने बहुत सारे किसानों को एक क्वेश्चन पूछा था कि गाय को बैठने के लिए नीचे कंक्रीट चाहिए या सॉफ्ट फ्लोर चाहिए, आपको क्या लगता है क्या चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा था कि गाय को ऊपर मींस जो वहां पे ट्री लगाए वो अच्छे लगते हैं या शेड अच्छा लगता है, बराबर है, ये दोनों की चीज है। गाय को क्या अच्छा लगता है, ट्री मीन लो कॉस्ट, दूसरा भी है फ्लोर, वो लो कॉस्ट लगता है। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, जब हम एक फार्म का प्लानिंग करते हैं, बैंक में से लोन लेते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा फार्म होना चाहिए, आजू बाजू के लोग बोलने चाहिए कि मैंने फार्म बनाया है। लेकिन आप जो फार्म बनाते हैं, हम जब हमारे मन में जो फार्म होता है वो हमारा फार्म होता है, गाय का होता है क्या? गाय क्या बोलती है, मुझे लो कॉस्ट में चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि बाहर के देश में वहाँ पेड़ नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे पेड़ है, उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फ्लोर है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्रॉप रेसिड्यू इंडिया हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उसी का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छा फ्लोर बना सकते हैं। ये लो कॉस्ट में फल्टन में हमने 2008 में प्री हाउसिंग का काम चालू कर दिया। उस समय भी प्रॉब्लम ऐसे आए थे कि जैसा हम वेटनरी मींस गए थे पढ़कर बहुत सारे किताबों में, एक किसान के पास गए, हमेशा 6 महीने लगातार उसके पास जाते रहते थे कि हमें प्री हाउसिंग करना है, या ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन वो बोलता मेरे पास तो पैसे नहीं है, हम इतना बड़ा फार्म कैसा करेंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने बोला सर आप एक हफ्ता मेरे लिए रखो, मैं करता हूँ फार्म, आप देखने के लिए आ जाइए। तो उन्होंने तीसरे दिन मुझे बुलाया। तीसरे दिन उन्होंने बहुत अच्छा प्री हाउसिंग फार्म बनाया था। उसके पास जो शेड था उसको जो लकड़ी थी उन्होंने फेंसिंग बनाया था,
और तीसरे दिन जब उन्होंने बुलाया तो पहले बार उन्होंने बोला कि मेरा जो दूध 50 लीटर था अभी 60-62 लीटर हो गया है, तीसरे दिन। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे ही बड़ी बात एक है कि जो भगिनी थी उधर, तो उन्होंने बोला कि लाइफ में मैं मेरे पिताजी की यहाँ थे तो मेरा यही काम था कि सुबह गोबर उठाना, मेरे माथे पर जो गोबर की टोकरी थी वही थी जैसी यही भी है। मैं पानी दिखाती थी, वो बकेट भी मेरे हाथ में वही थी, यहाँ भी है। अभी 3 दिन हो गए, मैंने वो टोकरी भी नहीं उठाई, मैंने वो बकेट भी नहीं दिखाई, मैं भी आजाद हो गई हूँ, मेरी गाय भी आजाद हो गई है। ये सबसे बड़ा मैसेज वहां पे दिया। और जो पहले 6 महीने में एक ही फार्म नहीं बना था, बाद में मैंने उनका इंटरव्यू दूसरे लोगों को दिखाया, तो उसके बाद 6 महीने में 200 फार्म बन चुके थे। कोई भी हेल्प नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं थी। किसानों ने लो कॉस्ट मॉडल से बनाया था। और इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस है, हमें भी आगे जाना है, लेकिन हमारे पास जो पैसा है हम उसको ब्रीड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे जहाँ पे हमें करना चाहिए। और गाय को जो अच्छे लगता है वहां पे हम लो कॉस्ट में जाना चाहिए। ये उस किसान ने हमें सिखाया और उसी से ये डेयरी फार्म डेवलपमेंट का। अभी देखो बाहर के देश में वहां पे ऐसे पेड़ नहीं, इसीलिए वो ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे पास नेचर ने बहुत कुछ दिया है तो उसी में हम कर सकते हैं। मेंजर भी लो कॉस्ट में किया है, जैसा 600 रुपए में किया है। गुनवरे में हमारे यहाँ किसान था, वो बोल रहा था कि मेरे पास 25,000 रुपीज नहीं है मेंजर बनाने के लिए। अभी उन्होंने ये बनाया 600 रुपए में, लेकिन अभी जब हम वहां जाते हैं तो बहुत बड़ा एडवांस फार्म है, किसी की बैंक की हेल्प नहीं है, खुद ने ऐसा बचत करके ऐसा इन्वेस्ट करके ऐसा फार्म बनाया बड़ा। तो ये लो कॉस्ट से आया है। अभी हम बोलते हैं कि गाय को बैठने के लिए कंफर्ट चाहिए, लेक्चर में हम सुनते हैं आगे जाना है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कैसा हम कर सकते हैं। जब हम किसान के पास लेक्चर के लिए जाते हैं तब किसान का एक जवाब हमें मिलता है ना, वो बहुत अच्छा है। म्हणजे थोडा मराठी में बोलता हूँ, म्हणजे शेतकऱ्याकडे ज्या वेळेला आम्ही असं लेक्चर द्यायला जातो की गायीसाठी मॅट पाहिजे, हे सगळं पाहिजे, असं चांगलं पाहिजे, त्यावेळेला ते शेतकऱ्याचं उत्तर फार मार्मिक होतं। आपण बोलू शकतो, आपण करू शकतो, पण चादरीवर झोपणारा आपला शेतकरी गायीसाठी मॅट नाही देऊ शकत। हे उत्तर कुठं होतं त्या शेतकऱ्याचं, बरोबर? पण तो शेतकरी आपलं टेक्नॉलॉजी वापरून गायीला ह्या मॅट पेक्षा सुद्धा कमी खर्चामध्ये चांगली मॅट देऊ शकतो, हे या फोटोवरून दिसतं। आपल्याकडे बघा, हमारे यहाँ हम बोलते हैं गाय के लिए ऐसा मैट चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ किसान जो है वो खुद के लिए जो गद्दी वो परचेस नहीं कर सकता, तो गाय के लिए कैसा परचेस कर सकता है? लेकिन उसके यहाँ बहुत सारा क्रॉप रेसिड्यू है, प्रॉब्लम है, उसको कहाँ डाल दूं मैं, तो उन्होंने उसके फार्म में डाल दिया। अभी देखो कितने आराम के साथ गाय बैठी है, कितना खर्चा आएगा इसके लिए, बराबर है ना? जीरो कॉस्ट में भी वो कर सकता है, कम कॉस्ट में भी वो हो सकता है। अभी ग्रूमिंग ब्रश का भी ऐसा है, हमारे फार्म में ग्रूमिंग ब्रश तो चाहिए, हम देखते हैं फोटो में, फिर उसके बाद हम कैसा कर सकते हैं? इसमें भी बहुत सारे किसानों ने बोला था कि 1.5 लाख का जो ग्रूमिंग ब्रश है हम परचेस कर सकते हैं, 1.5 लाख का। लेकिन 1.5 लाख में मेरे पास 2 गाय आएगी, 2 गाय में मैं 40 लीटर दूध डेयरी को दे सकता हूँ, तो ग्रूमिंग ब्रश क्यों परचेस करूं मैं? इसीलिए एक ही किसान ने उसको आंसर दिया था कि लो कॉस्ट में एक टेक्निक निकाला, जैसे एक लकड़ी खड़ी कर दी है उसके कॉस्ट 200 रुपए, और जो रॉक मटेरियल डाल दिया उसकी कॉस्ट भी 200 रुपए हो सकती है। 400 रुपए में बहुत अच्छा ग्रूमिंग ब्रश वहां पे बना दिया है। और इसीलिए पलटन एरिया में लो कॉस्ट में पहले 600 फार्म थे, अभी 4000 से ऊपर फार्म बन चुके हैं, जैसे ही पूरे लो कॉस्ट में। अभी ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ 40 लीटर 30 लीटर की गाय कैसे हम रख सकते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए भी ये चैलेंज था कि हम लो कॉस्ट में ऐसे टेम्परेचर कम कैसा कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और कुछ किसान के बच्चे भी वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने एक टेक्निक वहाँ एक सेंसर तैयार किया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फॉगर सिस्टम ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। वो भी कितना कॉस्ट आएगा उसको,
उसका जो ग्रूमिंग, उसका जो स्प्रिंकलर्स है उसका कॉस्ट होगा 10 का 1500 रुपीज, मोटर उसका कॉस्ट होगा 2000 रुपीज, और जो सेंसर बनाया था उसका कॉस्ट भी 1500 रुपीज। ये पूरा कॉस्ट 5000 में गाय का एसी बन गया। इसीलिए पिछले साल में मोर देन 1000 फार्मर्स उन्होंने ये फैसिलिटी इस्तेमाल की, और समर में भी उनके घर में इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसके कम टेम्परेचर गाय को देने के लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाई थी। और अभी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि हम 30-40 लीटर की गाय हमारे यहाँ तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अभी वो इस लो कॉस्ट में प्रिपेयर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मैन्योर तैयार हो रहा है, और ये मैन्योर खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो जो हमारी लैंड है वो बहुत अच्छा फर्टाइल करता है, पानी की लागत भी कम होती है। और बहुत ज्यादा किसान हमारे यहाँ जो मैन्योर बेचते हैं, पहले 2 रुपए 3 रुपए में बेचते थे, लेकिन अभी वैल्यू एडिशन करके प्रोम फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, अभी पोकाशी खत बना दिए, इसी से भी उनकी जो कॉस्ट है बेचने की अभी 5 to 20 रुपीज पर केजी ऐसा मैन्योर बेच रहे। कई फार्मर है, अभी एग्रोवन में एक आया था किसान का, हमारे यहाँ का किसान है, उनका तो दूध से ज्यादा पैसा मैन्योर में है। इसीलिए उन्होंने आजू बाजू किसानों को 35 किसानों को फ्री हाउसिंग फार्म बनाया, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। अभी जहाँ पे स्ट्रॉबेरी के लोग हैं उनको ये मैन्योर बेच रहे। मीन्स हम जो बोल रहे थे पहले सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे लानी है, तो इसके लिए ये फर्टिलाइजर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये पोल्ट्री का भी हम सोचते थे एज ए वेटरनरी, हमें भी पता है कि जब हम पोल्ट्री रख सकते हैं तो बहुत ज्यादा बीमारी गाय के यहाँ बढ़ सकती है, लेकिन जब से 15 साल में हमने फ्री हाउसिंग में ये मुर्गी छोड़ दी है, वहां से बहुत सारे किसानों ने बोला कि जो टिक्स और माइट की प्रॉब्लम है वो नहीं रह गई हमारे फार्म में। गोबर में की फ्री हाउसिंग में गोबर पड़ता है, जब भी कोई मुर्गी रखते हैं तो गोबर इधर उधर डाल देती है तो फार्म भी अच्छा रहता है। तीसरा, वहां की भगिनी ने बोला था कि हमारा घर का पूरा खर्चा, मेरे पास 100 मुर्गी है, घर का पूरा खर्चा, हमारा दूध नहीं चलाता, हमारा शुगर केन नहीं चलाता, हमारी मुर्गी भी नहीं चलाती, लेकिन वो जो अंडा देती है ना, उसी से डेली 40 एग्स हमें मिलते हैं, पूरा घर का खर्चा एग्स पर चलता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सस्टेनेबली और इंटीग्रेशन डेयरी फार्मिंग में इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें हम बोल रहे हैं कि रेसिड्यू फ्री भी, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिड्यू फ्री मीट देना है। जैसे कि हम ये मुर्गी इस्तेमाल करते हैं, जो कोई भी इंजेक्शन हमें कम लगेगा, जितना इंजेक्शन हम कम रखते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। अब ये भी एक छोटा मॉडल हमने बनाया था। अभी देखो बहुत सारे किसान भाई होंगे, उनके पास 2 या 4 गाय रहेंगे। हम ये लेक्चर में सुनते हैं हमें TMR बनाना है, लेकिन वो 2 गाय के लिए परचेस कर सकते हैं क्या? नहीं परचेस कर सकते। लेकिन हमारा विडनी करके एक गांव है, वहां पे किसान ने सोचा, वहां पे एक उन्होंने TMR मशीन बनाया है। डेली उसके पास 2 गाय है, उसमें वो डालता है, 5 मिनट उसको घुमाता है, पूरा TMR लेके गाय को खिलाता है। मीन्स गोविंद ये बताता है कि जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग इंपॉर्टेंट है, और वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। इसीलिए हमने 1000 फार्मर का एक 5 साल स्टडी किया था। जैसे कि ये सारा पॉइंट लेके इतना सारा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, 118 करोड़, इतना पैसा उन्होंने वहां से ज्यादा कमाया था। इतना सारा सब्सिडी कौन देगा? डेयरी में नहीं देगी, गवर्नमेंट में नहीं देगा, लेकिन किसानों के पास वो ताकत है करने की, खाली उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी से वो आगे बढ़ सकते हैं। इतना सारा बेनिफिट है फ्री हाउसिंग का। प्रिवेंटिव वैक्सीन, सो नो एंटीबायोटिक, हैप्पी मिल्क फ्रॉम हैप्पी काउ, नो यूज ऑफ हार्मोन्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल, नेचुरल मिल्क, लेस सोमेटिक सेल काउंट, हाई MBR, स्ट्रेस फ्री काउस, गिव गुड क्वालिटी नेचुरल मिल्क, क्लीन काउस। जैसे कि क्लीन काउस का है जो उदाहरण है, बहुत सारे लोग हैं हमारे 2 महीने 3 महीने गाय को वॉश भी नहीं करते, तो वो बहुत क्लीन रहती है। और कंट्रोल फीडिंग, ये भी उसमें एक एग्जांपल है। ये 2001 अजीज फार्म का मैंने बताया था, वो लकड़ी का मॉडल उन्होंने किया है, ये 2008 का है। ये 2 महीने में हुआ था, और उसके बाद 2 साल में 15 गाय थी।
आज के टाइम उनके पास 66 काउस है और दूध भी उसका 450 लीटर दूध है उनका। फिर भी लैंड उनके पास 1.5 एकड़ ही है। हम बोलते हैं लैंड के अलावा नहीं हो सकता, लेकिन अभी उनका फार्म ये नहीं रह गया, बहुत बड़ा फार्म बन गया है। लेकिन लैंड कम होने के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा बनाया है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। ये हुआ फ्री हाउसिंग के बारे में। जैसे कि हमने इसके पहले साइलेज के बारे में बताया है कि साइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लो कॉस्ट में कैसा करना है। हम खाली 30 kg का साइलेज भी बैग में बना सकते हैं। एक 15 रुपए का हम लाइनर लेके 10 रुपए की कैटल बिक्री दूसरी बैग लेके हम साइलेज बना सकते हैं। ये हमने वहां से चालू किया था 2010, 2011, 12 में साइलेज के स्टार्ट किया था। अभी ज्यादा तो ज्यादा किसान साइलेज बना रहे हैं। और उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, अभी साइलेज किसको बनाने के लिए सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वालिटी साइलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है साइलेज मेकिंग में, तो उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। हमने 2012 में जब वाटर का शॉर्टेज था, तो हमने हाइड्रोपोनिक में हमने काम किया था। उस टाइम हाइड्रोपोनिक की एक मशीन 15 लाख में थी, 15 लाख 20 लाख में। तो उस टाइम हमारे किसानों ने जो साइलेज का हाइड्रोपोनिक का मॉडल किया था, बहुत लो कॉस्ट में किया था। खाली 1000 रुपीज 2000 रुपीज में वहां पे हाइड्रोपोनिक मॉडल किया था और उनको हेल्प हो गया था। हमने फिर ऐसे ट्रे भी डेवलप किए थे। अभी भी कुछ फार्मर हाइड्रोपोनिक उनके जानवरों के लिए दे रहे, जैसे कि हम स्प्राउट खा रहे सुबह हमारे लिए, तो जानवरों को स्प्राउट दिया तो क्या होगा, बराबर, उनकी बीमारी कम होगी, दूध की क्वालिटी अच्छी आएगी। ये सबसे पॉइंट वहां पे है और इसका फायदा भी बहुत सारे किसान भाई ले रहे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोपोनिक ग्रीन पाउडर को नहीं रिप्लेस करता, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास हरा चारा नहीं है और ड्राई पाउडर ही है, उस टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस किसान को अच्छा न्यूट्रिशन देना है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। हमने इंडियन आर्मी को भी हाइड्रोपोनिक का मॉडल बना के दिया था सुंदरबनी में। मैं भी वहां गया था 2 दिन में। हमने करीबन 30 पॉइंट्स पे हाइड्रोपोनिक यूनिट इंडियन आर्मी को वहां पे करके दिया था। और उसके लिए 2016 में इंडियन आर्मी का आइडिया एंड इनोवेशन का एक अवार्ड मिला था इस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के लिए। एजोला ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम अच्छा क्वालिटी का न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अभी ब्रीडिंग के बारे में जो हम काम कर रहे हैं गोविंद डेयरी में मिक्स मैनेजमेंट में हो गया, तो ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी एरिया में हमारी गाय हम तैयार होनी चाहिए। और नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले 5 साल में 10 साल में हमारी जो जरूरत है और ग्राहक को जिस क्वालिटी का दूध चाहिए वो सोच कर हमारा ब्रीडिंग होना चाहिए। इसीलिए हमने ब्रीड पर जो पॉलिसी बनाई थी, पहले सब जो ब्रीड हमारा होना चाहिए वो लेस डिसीज इंसिडेंसेस मींस वहां पे बीमारी कम होना चाहिए। दूसरा अडॉप्टेबल टू आवर क्लाइमेट, जैसा हम फल्टन में रहते हैं वहां पे मान घटाओ टेम्परेचर 41-42 पे जाता है, तो आने वाले 5 साल में भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या प्रिपेयर किया है, हमारा ब्रीड कैसा होना चाहिए उस टाइम, वो भी यहाँ पे है। और जो तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो दूध हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का दूध हमारे कस्टमर को चाहिए, तो उस क्वालिटी का दूध तैयार करने वाली गाय, ये 3 पॉइंट लेके काम किया था। तो वो कैसे किया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बुल हमने सिलेक्ट किए थे, हमने किसानों की टीम बनाई थी 12 किसानों की, उसमें कुछ वेटरनरी किसान थे। उसी से हमने पहले साल में 6 साल पहले कुछ बुल सिलेक्ट किए थे और हर 2 साल में हम बुल चेंज करते थे। तो उसी से एक क्राइटेरिया रखा था कि बुल सिलेक्शन एज पर द काउ परफॉर्मेंस। हमने प्रोजेनिटेड बुल, इंपोर्टेड बुल्स, सॉर्टेड सीमेन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने करीबन अभी 15,000 से ऊपर जो हीपर है हमारे यहाँ तैयार किए 6 साल में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बीमारी है उस हीपर में कम है। इसके पहले हमारे यहाँ के फार्मर बेंगलोर में जाते थे गाय परचेस करने के लिए, महाराष्ट्र के, लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने में अभी देखा होगा कि बेंगलोर के लोग यहाँ आके गाय लेके परचेस करके जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ दूधे भाभी के यहाँ बेंगलोर के कुछ लोग आए थे, उन्होंने 110 हीपर्स यहाँ से मांगे। मींस ये दिन में महाराष्ट्र के लिए
ऐसे नहीं है कि आने वाले ये दिन में भी महाराष्ट्र में एक डेयरी का हब हो रहा है। यहाँ के जो अच्छे ब्रीड होगा वो भी किसान बाहर भेज सकता है। और हम बोल सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग होना चाहिए उसमें खाली दूध नहीं बेचना है, हमें अच्छा क्वालिटी का ब्रीड भी बेचना है और मैन्योर भी बेचना है। तो इसीलिए ये ब्रीड डेवलपमेंट प्लान हमने किया था। देखो उस किसान ने भी, जैसे कि गाय को पहले कीमत जो प्राइस आती थी 70,000 80,000 1 लाख रुपीस तक, लेकिन अभी जो नया ब्रीड हो रहा है उसके लिए भी अच्छा प्राइस किसानों को मिल रही है। अभी हमारे यहाँ जो किसान है उनके फार्म में 10 गाय है तो उनके पास 15 हीपर्स है, जिनके पास 20 गाय है तो उसके पास 25 to 30 अच्छी क्वालिटी की हीपर्स है। तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन हीपर्स वहां पे उन्होंने तैयार किए हैं और कई दिनों में यहाँ से अभी इस 1-2 साल वो खुद उनके लिए हीपर्स रख रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में वो बाहर भी बेचेंगे और उनके लिए भी अच्छा क्वालिटी का ब्रीड यहाँ से जाएगा। सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग के लिए वुमन एम्पावरमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने जो डेयरी फार्मिंग है उसमें एक रेस लगाई है। जो पुरुष भाई है तो उनके लिए बोला है कि अपनी खेती देखना है और जो वुमन है उनको हमने बोला है कि आपको डेयरी देखना है, और हर एक को ये बोल दिया है कि किसका इनकम ज्यादा रहेगा। तो उसमें आपको पता है वुमन एम्पावरमेंट सबसे अच्छा रहेगा। तो डेयरी डेवलपमेंट वाला जिनके पास फार्म है वो वुमन बोलती है कि मेरा जो पेमेंट आएगा वो 10 दिन में आएगा और आपका जो खेती का पेमेंट आएगा कितने दिन में आएगा। और इसी से वहां पे बहुत सारे लेडीज है। अभी देखो ये जो लेडीज फार्मर है, पहले उनके पास 3 या 4 गाय थी, अभी 50 to 60 काउज है उनके पास, खुद ट्रैक्टर चलाती है। बहुत सारे वुमन फार्मर है अभी पलटन में कि जो अभी डेयरी फार्मिंग खुद देख रही है, और जो पुरुष है वो खेती का काम कर रहे हैं। वहां का भी इनकम बढ़ रहा है और यहाँ का भी इनकम बढ़ रहा है। जैसे सिटी में हम देखते हैं कि दोनों काम के लिए जाते हैं, लेकिन अभी गांव में भी दोनों काम के लिए है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबल डेयरी डेवलपमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट। इसके लिए बाहर भी जाना इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र के बाहर क्या है, वहां पे देखकर हम हमारा डेयरी डेवलपमेंट हम डेवलप कर सकते हैं। और उसी से ऐसे जो महिलाएं डेवलप होके ऊपर आती है। हमारे यहाँ गोविंद का खुद का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, हमारे 4 ट्रेनिंग सेंटर है, सब महिला है वही चलाती है। उनको जो फार्म है वहां पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। करीबन हर ट्रेनिंग सेंटर पे अब तक 30,000 से ज्यादा महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया है वहां पे, और पूरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं हमारे ऑफिस में, उसी से भी वो अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और वहां पे जो अडॉप्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वुमन एम्पावरमेंट, इसमें हमने ईवीपी तो वेटनरी का काम भी किया है। जैसे कि पहले हम सोचते हैं कि हमारे डेयरी डेवलपमेंट में जो डेयरी फार्मिंग में काम कर रहे हैं उसके लिए हमें रेसिड्यू फ्री मिल्क तैयार करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम डिसीज इंसिडेंस कम होनी चाहिए, तो उसके लिए फ्री हाउसिंग हुआ है। 60 to 70% डिसीज इंसिडेंसेस कम है, लेकिन जो कम है उसके लिए भी हमने हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल किया, तो ज्यादा जो दूध है वो हम रेसिड्यू फ्री दे सकते हैं। तो उसके लिए हम टीडीयू के साथ या एनडीडीबी के साथ जो उन्होंने जो किया है रेसिपी तैयार किया वो डेवलप करके वहां पे हमने करीबन 550 हर्बल गार्डन्स बनाए वहां पे, गोविंद होम हर्बल गार्डन्स। अभी किसी की समय जैसे कि मस्टडीज होता है और 11 बजे उनको पता होता है, तो 11 बजे ही बगल में जो उनका हर्बल गार्डन है वहां से वो एलोवेरा ला सकती है और रात 11 बजे वो ट्रीटमेंट करती है गाय को। प्राइमरी स्टेज आगे जाती है तो डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन उसी से 80 to 90% जो उनका कवरेज है वो अच्छा हो गया है और जो एंटीबायोटिक का यूज है वो भी कम हो रहा है। अभी ग्लोबल वार्मिंग में हम डिस्कशन बहुत करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। आने वाले दिन में हमें उसमें भी काम करना है। तो हमने करीबन अभी 7,000 से ज्यादा बायोगैस दिए किसानों को और उसका बहुत अच्छा फायदा उनको हो रहा है। पहले मींस हर साल 10 करोड़ का जो एलपीजी लगता था सिलेंडर, उनका सेविंग हुआ है किसानों को। और जो स्लरी उनको मिलेगा फर्टिलाइजर वो भी
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें दूध में रेसिड्यू कम करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर करके वो भी बहुत बड़ा काम वहाँ पे कर रहा है। इसीलिए अभी मोर देन 7,000 बायोगैस वहाँ पे हमने बिठाए और साल में हम करीबन 10,000 पेड़ भी लोगों को देते, जैसा कि हमें ये ग्लोबल वार्मिंग की सीख है लोगों की देनी चाहिए, जो मीथेन इमिशन का काम वो कैसा हम कम कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमने सुना है बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, तो उसमें जैसे हम काम कर रहे थे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हमने एक दिन देखा कि हमारी स्टोरी वहां पे थी, हमें पता भी नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि लो कॉस्ट में भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए वहां पे एक स्टोरी उन्होंने उनके वेबसाइट पे ये पब्लिश कर दी है, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी तक हमने जो कुछ किया था फ्री हाउसिंग, जैसा फ्री हाउसिंग में साइलेज में या अभी काफरी रिंग में, उसका एक किताब बन गया है। 2011 में हमने जो फ्री हाउसिंग में हाइड्रोपोनिक में काम किया, हाइड्रोपोनिक का किताब हो गया, साइलेज में काम किया, साइलेज का किताब हो गया, फ्री हाउसिंग में काम किया, फ्री हाउसिंग का किताब हो गया। जैसा अभी एक किताब हमने ब्रीडिंग में भी किया है काफरी रिंग का, तो उसके लिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद है, उसका एक अवार्ड भी, उसको पहला साहित्यिक का अवार्ड मिला था पिछले साल उस किताब को, तो वो भी किताब इसमें आया है, क्योंकि बहुत सारे जो करते हैं प्रैक्टिकल उसका एक किताब बन जाता है और किसानों के आज अच्छी तरह की प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। थैंक यू, अपने मुझे आपने करने का मौका दिया और सुना। कोई भी क्वेश्चन है तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से किसानों को क्या करना चाहिए और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश की कि कम से कम पैसे में भी हम एनिमल्स को रेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बार डेयरी फार्मिंग में लॉस होने का यही तो कारण है, इनिशियल हाई इन्वेस्टमेंट और बाद में गाय को चारा लाने के लिए भी पैसा नहीं बचता। तो शेड पे छोटी छोटी चीज़ों पे जो आपने बताया वो हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और उसके साथ ही आपने जो गोविंद की कुछ सक्सेस स्टोरीज बताई, उसमें आई हैव सीन दैट हम भी इनसे सीखते रहते हैं। बहुत सारे फार्मर्स अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और जो हम कहते आए हैं कि जहाँ पे अच्छा काम नहीं हुआ है वहाँ पे आज भी डेयरी फार्म्स लॉस में, जहाँ पे किसी भी डेयरी प्राइवेट डेयरी हो, कोऑपरेटिव डेयरी हो, गोविंद जैसी संस्था हो या डॉक्टर गायकवाड़ सर जैसे वेटनरियंस हैं, जो उनकी टीम में जो पैरावेट्स है, ऐसी टीम है जहाँ पे अच्छा काम हुआ है वहाँ पे लोग प्रॉफिट में, तो जहाँ पे काम होगा वहाँ पे प्रॉफिट होगा। और ये आपने गोविंद के थ्रू सर प्रूव करके दिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल गाइडेंस, ऐसे हमें गाइडेंस करते रहेंगे। इसके बाद मैं अगले स्पीकर को बुलाना चाहता हूँ जो कि मैं हूँ शायद। घोष सर ने और गायकवाड़ सर ने बहुत सही बताया कि क्या होना चाहिए और वो होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे मौका मिला 2014 में एक डिसीज के ऊपर काम करने के लिए। 2-3 महीने वर्ल्ड में हर साल एक बंदे को स्कॉलरशिप मिलती, मुझे मिल गई और मैं कॉर्नेल चला गया न्यूयॉर्क। उस वक्त मैं जिस दिन गया -15 उस दिन टेम्परेचर था, मुझे बोला गया कि कल आप एक 3000 गाय के फार्म पे जाओगे। तो मेरे दिल में एक यंग वेटनरियन, प्रैक्टिसिंग वेटनरियन, 5 साल लार्ज एनिमल प्रैक्टिस किया है, मेरे दिल में एक ये बात थी कि अरे हमारे इधर तो हर 2-3 साल में एक बार सूखा पड़ता है, वो पूरे 10-15 गांव के लिए छावनी लगानी पड़ती है, जहाँ पे जानवर को सब लोग अपने लेके जाते हैं, 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना रखते हैं और वापस घर पे लेके आते जब थोड़ा बारिश गिरता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग बिजनेस करते हैं। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ स्टडीज के लिए सीखने के लिए, स्कॉलरशिप मिला है, वहाँ पे तो पूरा बर्फ गिर रही है, 3 महीना तो साल में बर्फ रहता है और 3000 गाय के फार्म पे जाने का मौका मिल रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये एक्सपीरियंस बताना जरूरी है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय कौन से देश में है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दूध कौन से देश में तैयार होता है, सबसे ज्यादा गाय इंडिया में, सबसे ज्यादा दूध मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है इंडिया में होता है, मालूम है आपको? वेरी गुड। तो हमें बहुत ज्यादा फख्र होना चाहिए, वी शुड बी वेरी प्राउड कि वी आर प्रोड्यूसिंग नंबर 1
क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, बट पूरे वर्ल्ड में जो पर काउ एवरेज है वो क्या अपने देश का ज्यादा है? क्या लगता है आपको? सबको मालूम है? नहीं, किसका ज्यादा है? टॉप जो कंट्रीज है, यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन, इजराइल है, कितना? 10,000 लीटर पर ईयर, 305 दिन में, उससे ज्यादा। इंडिया में कितना है? क्या लगता है आपको? एक रिपोर्ट था जिसमें लिखा गया था कि 1,000 लीटर एवरेज। तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय अपने पास है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दूध हम तैयार करते हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग भी अपने पास है ऑफिशियली, पॉपुलेशन भी हमारे पास है, लेकिन हमारी गाय दूध कितना प्रोड्यूस करती है? एवरेज 1,000 लीटर। जो वर्ल्ड में कितना चल रहा है अभी आपने बोला? 10,000 लीटर, 12,000 लीटर। तो अगर ज्यादा गाय है लेकिन वो कम दूध देगी तो कभी भी हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो 20-25 मिनट मेरे पास है। अगर यहाँ पे बहुत सारे डेयरी फार्मर्स है, इसके लिए मुझे बोलना जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मैं कहूँगा कि हजारों डेयरी फार्मर्स को सिखा सकते हैं, उनको सही राह पे लेके जा सकते हैं। और आप अगर सीखोगे तो बताओगे। मैं यही काम पिछले 10-15 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट नाउ वर्किंग इन एडवांस इंश्योरेंस। हम थोड़ा आगे जाएंगे। कभी भी मैंने किसी भी डेयरी फार्मर को जाके पूछा ना कि भाई बता तुझे लास्ट मंथ कितना पैसा मिला है, इस पूरे हॉल में जितने भी लोग बैठे सब मैच्योर लोग, मैं चैलेंज करता हूँ कि जाके पूछो कि भाई आपको लास्ट 1 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, या कल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या पिछले 1 साल में कितना हुआ है। अपने देश में 1% भी लोगों को मालूम नहीं है जो इसको बिजनेस के तौर पे करते हैं, जो इससे पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं। मतलब डेयरी फार्म को कोई दुकान ही नहीं समझता। कोई दुकानदार सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, शाम को 9 बजे बंद करता है, सब कुछ वो हिसाब किताब रखता है। हमारी भी वैसी स्थिति है। अगर हम जिनके साथ डील कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बिजनेस ही नहीं समझ रहे तो वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, उनकी कोई प्रोफेशनल एम नहीं है। गाय बढ़ती जा रही है, जब किसी की गाय 5 से 10, 20, 40 होती है तो गांव के लोग बोलते हैं, सत्य परिस्थिति है कि ये ज्यादा दिन ये धंधा नहीं कर पाएगा। सच बात है। और 80% फार्म बंद पड़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे हालत में हमें क्या सिखाना चाहिए? और फिर लूज हाउसिंग आ गया, साइलेज आ गया, अच्छी क्वालिटी की फीड आ गई, सब लोग मिल्किंग मशीन यूज कर रहे हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन आ गया, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी ये नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल फार्म क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों कोई छाती ठोक के नहीं बता रहा है कि मेरे पास 20 गाय है और मैंने इतना 1,000 रुपए पिछले साल, इतना 1,000 रुपए पिछले महीने मैंने कमाया है? कोई बताता है? सच है कि गलत है? ठीक है, पूछने जाओ तो हिसाब करने लगते हैं। 99% लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि अपने गाय को रोज पूरे फार्म में 20 गाय तो कितना किलो चारा कौन सा कितने रेट से जाता है, किसी को मालूम नहीं। कितना एग्जैक्ट खर्चा होता है। गाय का वजन तो दूर की बात है। सब लोग बोलते ब्रीडिंग अच्छा होना चाहिए, हो भी रहा है अपने देश में, अच्छी ब्रीड चाहिए अच्छा दूध देने के लिए। जो बुल यूज किया जाता है उसका नाम इस देश में 95% लोग लिख के नहीं रखते। दिस इज फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। सिंपल बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने सीमेंट कंपनी के, वो बताएंगे आगे जाके डॉक्टर को कि आप लिख के दे दो आपकी इस गाय को मैंने इस कंपनी का ये बुल यूज किया है। मैं कुछ ऐसे फोटो दिखाऊंगा आपको आज, जो आप अगर किसानों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास 2 बहुत ही बेहतरीन स्पीकर थे, घोष सर और गायकवाड़ साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया है। मैं कुछ चीजों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में बात की। एक कि इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, सर ने बताया कम करना चाहिए, तो कम मतलब कितना, और कितनी गाय हमें एक्चुअल में संभालनी चाहिए। कि मेरे पास अगर गाय, मेरे को फार्म डालना है तो मेरे पास कितने गायों का साल भर का क्वालिटी फॉर्डर है, फॉर्डर सिक्योरिटी कितनी है मेरे पास, वो समझ के गाय का नंबर फिक्स करें। इस पे बात करनी होगी। लोग नंबर ऑफ एनिमल बढ़ाते जाते हैं, फिर चारा कम पड़ता है, फिर खरीदते हैं, फिर वो चारा खरीदने के बाद भी अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं है, तो जो प्रॉफिट कम गायों में उस व्यक्ति को होने वाला था वो होता नहीं है, और ये समझने तक वो लॉस में चला गया होता है। देखिए ये सिंपल बात है, लेकिन इसके ऊपर प्रोफेशनल्स को बात करनी होगी किसानों के साथ। यहाँ पे यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, सर ने कहा पेड़ है तो पेड़ है, पुरानी कुछ जगह है, पुराना शेड है तो उसके बाजू में जाली मार के लूज हाउसिंग कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? अगले 5 से 10 साल में मेरे पास
कितने पशु होने चाहिए, वो भी एक भी गाय को खरीदे बगैर। अगर मेरे पास आज 10 गाय है, 90% लोगों के पास जवाब नहीं है कि अगर 10% गाय 20% गाय प्रेग्नेंट नहीं रही, 10 में से 2 प्रेग्नेंट नहीं रही, 8 में 50% मेल हो गए, 50% फीमेल, 4 ही बछड़िया हो गई। आज मेरे पास 10 गाय है, तो 5 साल के बाद मैं हर बार अच्छा बुल यूज करके कितने जानवर मेरे पास होंगे, और क्या उन जानवरों को मेरे को रखने की जरूरत है, या 3 साल के बाद मैं पुराने 30% एनिमल्स को बेच दूं दूध के साथ। क्या दूध के धंधे में दूध के साथ गायों को भी बेच के मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ? ये सोच बनानी आ जाए। किसी को मालूम है कि गोबर का रेट क्या है? 1 किलो गोबर का 1.5 से 2 रुपए चालू है। लूज हाउसिंग फार्म में थोड़ा ज्यादा चालू है। अपने फार्म में 1 महीने में कितना गोबर तैयार होता है उसकी। और सर ने कहा ना कि को व्यवसाय, को बिजनेस इजीली कैसे किया जा सके, कुछ भी ना करे वो बातें हमें किसानों को सिखानी पड़े। तो ये बात बहुत जरूरी है। कोई भी किसान अपना साल का शेड्यूल नहीं बनाता है। 2 गाय हो, 100 गाय हो या 500 गाय, शेड्यूल आपको बनाना है और उसमें ये सब चीजों के बारे में सोचना है। लास्ट में मैं तो टारगेटेड प्रॉफिट क्या है, भाई मेरे को पैसा कितना कमाना है, उस किसान को तय करो। 5,000 महीने का, 10,000, 20,000 तय करो। उसके बाद इन सब चीजों पे काम करके फार्म डाला है तो वापस एक स्टेप पीछे जाओ, तय करो कि कितना पैसा मिल रहा है और कमाना कितना है, या कितना लॉस हो रहा है, बचाना कितना है। इस पे काम करना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा। 5, 10, 1500 वो संभालने से पहले कुछ चीजों को सोचना चाहिए। क्या कि मेरे पास हरा चारा, साइलेज और सूखा चारा कितना है, ज्यादा गाय संभालनी है तो कितने लेबर मुझे अवेलेबल हो सकते हैं, और मैंने क्या रखा है पैसा लेबर के लिए। मैं ज्यादा पैसा देके लेबर लूंगा तो मैं कभी प्रॉफिट में नहीं आऊंगा। मेरा लेबर का कॉस्टिंग पहले से तय होना चाहिए। सेकंड कि कितना जगह देना है। एक गाय को 150 से 200 स्क्वायर फुट लगता है। अभी लास्ट 10-15 दिन पहले मैं यूएस में था, वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में। आपने सुना होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपो, एक बड़े फुटबॉल जैसे स्टेडियम में गायों का शो होता है। अच्छी ब्रीड आती है, सीखने को मिलता है। बहुत सारे फार्मर्स के साथ बात किया। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अभी तो 300 से 400 स्क्वायर फुट देना चाहिए। पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर एक गाय को लूज हाउसिंग में हम ज्यादा जगह देंगे तो वो चल के उसकी एनर्जी लॉस होगा। लेकिन अभी तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 400 स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं, बिकॉज 600 kg तक के एनिमल आ चुके हैं और हमें सोशल स्ट्रेस नहीं बनाना है। गाय को रखना है एकदम सिंपल, कंफर्टेबल, काऊ कंफर्ट में काम करना है। जिस भी व्यक्ति का भारत में फार्म है, 2 गाय हो या 100 गाय हो, उस व्यक्ति को अपनी 2 गायों को वो दिन भर ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब ना हो ऐसे तरीके का फार्म बनाना है। अभी इसलिए जगह कितना, मिनिमम 200 स्क्वायर फुट मैं बोलता हूँ, मैंने बता दिया क्या रेंज होना चाहिए। 150 स्क्वायर फुट के नीचे आया तो बीमारियां बढ़नी चालू हो जाएगी। 100 स्क्वायर फुट के नीचे आ जाएंगे तो मास्टाइटिस जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बढ़नी चालू हो जाएगी। अभी हाँ, डेली इन्वेस्टमेंट कितना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है ये करना पड़ेगा। मैंने इनिशियल शेड के लिए इतना पैसा लगाया, गाय के लिए इतना पैसा लगाया, गाय आने के बाद अगले 6 महीने का चारा है क्या, तो कितनी गाय के लिए मेरे पास चारा है, कितनी गाय की शेड में बना सकता हूँ, और पर डे जो मुझे लगेगा 1000-2000, वो मेरे पास इनकम चालू होने तक कितने दिन का मेरे पास स्टॉक है। लोग सोचते नहीं है। 50% फार्म्स इस स्लाइड के ऊपर जो चीजें लिखी है इसके बारे में सोचे बगैर चालू किए गए हैं, इसलिए बंद पड़ गए। सब कुछ होने के बाद फिर वो दौड़ने लगते, अभी साइलेज ढूंढो। मैं बनाता तो 3.5, 4, 4.5 रुपए में पड़ता, अभी 7 रुपए से लेना पड़ता है, जिससे दूध भी नहीं बढ़ता। तो ये किसानों को सिखाना पड़ेगा कि कितना नंबर होना चाहिए। मिल्क रेट इज मेजर फैक्टर इन इंडिया। मिल्क रेट डाउन हो गया, लोग नाराज हो जाते। सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, लेकिन सेशन होने के बाद पूछेंगे तो फटाफट मैं खत्म करता हूँ। तीनों स्पीकर आ जाएंगे ऊपर। नहीं, आपने फीडिंग का खत्म किया तो मैंने सोचा फीडिंग का कॉस्ट कितना आता है पर काउ पर लीटर। वो तो हर एक एरिया में, देखिए अच्छा सवाल है, मैं जवाब दूंगा इसका भी। हर एक एरिया में कौन क्या खिला रहा है इसके ऊपर वो डिपेंड, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, जवाब देते हम लोग, तीनों स्पीकर आएंगे ऊपर। एक बार एक फोटो दिखा के ले लेता हूँ, ठीक है? ऑल एग्री? अभी मिल्क रेट जब कम होते हैं तो सब लोग नाराज हो जाते हैं। तो होता क्या है, इफेक्ट सिर्फ अपने पे नहीं होता, गाय के ऊपर होता है। तो गाय का जो टेक केयर होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं होता है। कभी कोई सप्लीमेंट्स बंद हो जाते हैं, या पूरा इंटरेस्ट, किसान का इंटरेस्ट चला जाता है, और इसमें बहुत सारे फार्म्स इस वजह से लॉस में आते हैं। बहुत सारे लोगों ने जब मिल्क रेट बढ़ा तो गाय खरीदना चालू किया, मिल्क रेट कम हुआ तो गाय बेचना चालू किया।
होशियार किसान वो होता है, वो पहले दिन ये तय करता है मेरे पास 20 गाय है, मैं उसमें से अगर 5-6 प्रेग्नेंट है, 14 गाय का दूध निकाल रहा हूँ, तो दूध का रेट जो भी हो मैं कम से कम 10 गाय का दूध बेचूंगा, और जब दूध का रेट बढ़ेगा, ये 14 गाय में 14 गाय का भी दूध चालू है, वो बेचते रहूंगा। जब दूध का रेट बढ़ेगा तो इसमें से 4 गाय में बेच दूंगा जब मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, और 10 गाय का दूध बेचूंगा। लेकिन कभी कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। जब दूध का रेट बढ़ता है लोग गाय खरीदना चालू करते हैं, दूध का रेट कम होता है बेचना चालू करते हैं, ओवरऑल साल भर का गिनो लॉस है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो मिल्क की रेट के जब भी मिल्क का रेट कम होगा, हमें ये इंश्योर करना है कि ब्रीडिंग और फार्म मैनेजमेंट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। एनिमल हेल्थ अच्छा रहेगा, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ तो 100% लॉस है। कोई भी बोलते, जो लोग बोल रहे हैं ना डेयरी फार्मिंग में लॉस है, वो इसी वजह से होता है। इन 3 चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। तो कौन सी चीजें हैं जो एनिमल हेल्थ के ऊपर हमें काम करना चाहिए? लोग बोलते हैं कि मास्टाइटिस वर्ल्ड का नंबर 1 डिसीज है, 70 या कितना तो 4-5-10 हजार करोड़ रुपए का तो इंडिया में लॉस हो रहा है, हर एक किसान का लॉस होता है। 10 गाय है, 9 गाय अच्छे से दूध दे रही है, 2 गाय को मास्टाइटिस हो गया, पूरे सब गाय का मिला के नुकसान उसमें आ जाता है। तो हमें एनिमल हेल्थ इज वेरी क्रूशियल। जो भी रनिंग डेयरी फार्म्स है उनको ये सब चीजें सफर करनी पड़ रही है। रूमेन गाँव मोनोगैस्ट्रिक नहीं है, उसको 4 कंपार्टमेंट का स्टमक है, वो समझना पड़ेगा जो भी व्यक्ति उस गाय को संभाल रहा है, और किसानों को ये समझाना हम सबकी जरूरत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अडर, उसमें सबसे बड़ी बीमारी होती है सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। जो मास्टाइटिस लॉस है बहुत सारे, इंडिया के 10-20% गायों में बोलते हैं कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, मतलब वो डेली लॉस में है। इसके ऊपर कोई बड़ा काम नहीं चालू है, कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन हमें और ताकत लगा के करना पड़ेगा। और इनफर्टिलिटी, किसी गाय को मास्टाइटिस हो गया, 10 में से 1 गाय उसमें खराब हो गई, 1-2 गाय प्रेग्नेंट नहीं रह रही है उसमें वो खराब हो गई, 1-2 गाय अच्छे से दूध नहीं दे रही है, अच्छे जेनेटिक्स वाली गाय नहीं थी, तो वो 6 गायों पे बंदा टिक कैसे पाएगा? इसलिए मैंने बोला ना, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दूध, एवरेज सबसे कम, प्रॉफिट नहीं है, रोलिंग चल रहा है, पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी हो रहा है जो लोग अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो भी रोलिंग में। जितनी हम इन्वेस्टमेंट मेहनत में कर रहे हैं, जगह में कर रहे हैं, एक डेयरी फार्म जैसा कोई भी उसकी साइज का कोई भी बड़ा दुकान उस गांव में नहीं होता है। एक डेयरी फार्म में जितना पैसा लगाए ना 10 गाय के, उतनी इन्वेस्टमेंट वाला कोई होटल भी उस गांव में नहीं होता है, लेकिन लोग इस बारे में सोचते नहीं है। तो हमें काम करना पड़ेगा। सिंपल, शांताराम सर ने कहा कि लूज हाउसिंग, तो बेस कहाँ है? इंडिया में अगर डेयरी फार्मिंग सही करना है तो 2 चीज करनी पड़ेगी, वो 2 चीज आधा काम तमाम कर देंगे। पहली, लूज हाउसिंग फार्म, जिनके पास जगह नहीं है उनको क्या करना है मैं बता दूं। 1 गाय हो, 2 गाय हो, 50 गाय हो, 100 गाय हो, कम गाय छोटा सा 200 स्क्वायर फुट पर काउ से लूज हाउसिंग करना है, 200 स्क्वायर फुट पर एनिमल। बड़े फार्म है, कंपार्टमेंट करने हैं, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन, लेट लैक्टेशन, गोल्डन कंपार्टमेंट जो डिलीवरी में आने वाली गाय है, और बच्चे टॉप बॉक्स, ये दिखते सब फोटो ले आए। और लूज हाउसिंग में एनिमल को कंफर्ट मिलेगा। आज के प्रोग्राम में मेरे बताने का एम यही है कि गाय आराम से बैठनी चाहिए, वो जितना जुगाली करेगी रूमिनेशन उतना सलावा प्रोड्यूस होगा, जितना अच्छा सलावा प्रोड्यूस होगा उतना रूमेन में डाइजेशन अच्छा होगा, फैट एसएनएफ अच्छा मिलेगा, 50% बीमारी होगी ही नहीं, हेल्थ अच्छी रहेगी, पेट अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो इसलिए एनिमल को कंफर्ट मिलना चाहिए। ये कुछ ये हम इंडिया में कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, और इसलिए उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या है, काऊ कंफर्ट के लिए पानी चाहिए। मैं बहुत सारे फार्म में जाता हूँ और ग्लास लेके बोलता हूँ मैं इसमें से पानी पीऊँ क्या? वो बोलता है नहीं ये पानी मत पियो, अब डॉक्टरों में घर से पानी लाके देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ 1.5-2 लाख की गाय है, आप जो पानी पीते हैं वो क्वालिटी का पानी इसको क्यों नहीं मिलता है? सवाल सही है? अच्छा, एक दूसरा सवाल, 1 लीटर दूध में कितना पानी होता है? कितना परसेंट? 87%। तो हम लाखों रुपए खर्चा करके डेयरी फार्म बनाते हैं, वो गाय को सब खरीद के खिलाते हैं, वो 20 लीटर दूध देती है, उसमें वो 16 से 18 लीटर क्या देती है? 16 से 17 लीटर वापस उस दिन वापस देती है। क्या देती है? मुझे सुनाई नहीं देता, थोड़ा तकलीफ है। क्या देती है? और वो पानी कितना रुपए में परचेस करके किसान ने पिलाया उसको? अरे मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बोल रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है। 0 कैटल फीड एक्सपेंस,
सब चीजें जरूरी खर्चे से, लेकिन जिस चीज के लिए 1 भी रुपये नहीं लगता है वो चीज गाय उसी दिन आपको कितना % वापस दे रही है? सर जी कितना दे रही है वापस? मैं बोल रहा हूँ 80% तो दे रही है। तो सबसे ज्यादा इस देश में जिसके पास एक गाय है, जिस किसान के पास या 100 गाय, किस चीज पे काम होना चाहिए? क्या काम होना चाहिए मैं बताता हूँ। पहली बात, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। सादा चूना लाया, चूने का पाउडर 100 रुपए का लगाया, अगले 7 दिन तक कोई उसमें फंगस नहीं लगता है, कुछ नहीं, गाय का वाटर इंटेक बढ़ जाता है। एक लूज हाउसिंग फार्म कर दिया, लोगों ने किया फार्म, सर ने बोला करने का, वो सब ने बोला करने का, मैंने बोला करने का, किया। एक फार्म में एक जगह पे पानी का जगह कर दिया, बिल्कुल सही बात नहीं है। एक लूज हाउसिंग के एक कंपार्टमेंट में कम से कम 2 जगह चाहिए जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। डेयरी एनिमल इज वेरी शाय एनिमल। वो इधर बैठी है, उधर दूर पानी है, वो नहीं जाएगी उठ के, वो आलसी है, उसको जो पास में उधर जाएगी। और दूसरी गाय पी रही है, डरेगी, डरती भी है, नहीं जाएगी। तो जो पास में जगह है, जो खाली जगह है, वहां पे हो जाएगी, और उस बात के लिए खर्चा ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं होती उसके ऊपर। कम से कम 2 जगह 3 जगह हो तो और भी अच्छा है। और पानी पीने की ऐसी जगह जिसमें वो पानी पिए और कांस्टेंट पानी आते जाए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, फ्रेश वाटर आते जाए। और अभी तो है 700-800 रुपए में बाउल मिलती है, गाय जाके नाक लगाती है, पानी आता है। लेकिन कितने लोगों के पास है? 0.001% लोगों के पास भी नहीं है। कॉस्ट 500 रुपए, फिर भी नहीं है, बात ही नहीं होती ना। लोग बोल रहे कि मैं ये कैसा करूं, शेड कैसा करूं, उस व्यक्ति की शेड में पानी नहीं है अभी तक। जिस दिन किसान जो पानी पी रहा है उसी तरीके का पानी गाय को पीने को मिलेगा, उस दिन आधा काम हो जाएगा। अच्छा, 1 लीटर दूध तैयार करने के लिए कितना पानी बॉडी में जाना चाहिए? जनरल क्वेश्चन, 4 से 5 लीटर। अभी टॉप कंफर्ट में पानी आ गया, पानी का इंपोर्टेंस पता चला। हम सब लोग जो किसान है वो इस पे ध्यान रखिए। जो किसानों से संबंधित व्यक्ति है वो उनके लिए ये चीज जिंदगी भर ध्यान में रख के कभी भी किसानों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले, पहली पानी की बात है। दूसरा, कोरडी यानी भाव बसण्याची जागा, बेडिंग मटेरियल। अभी पीडीएफ पंजाब के किसानों ने वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में हम लोग साथ में थे, उन्होंने प्रोमेट जो बेडिंग मटेरियल की कंपनी उनके साथ टाइप किया, वो इंडिया में लाएंगे। वाटर बेडिंग, रबर बेडिंग, सॉफ्ट बेडिंग, गाय को बैठने के लिए 10 तरीके के बेडिंग मटेरियल है। स्ट्रॉ बेडिंग जो आपने कहा, रबर मैट बेडिंग, सैंड बेडिंग, अलग अलग तरीके की। जो सूखा जल हम खिलाते हैं वो बैठने के लिए डालते हैं। अरे हमारे पास तो लूज हाउसिंग फार्म करने के बाद गोबर सूख जाता है, उधर ही गाय बैठ जाती है। लेकिन कोई भी बेडिंग हो वो सूखा और ड्राई होना चाहिए, ये हमें रखना ही है दिमाग में। जगह मैंने बोली 200 से 250 स्क्वायर फीट कंपार्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अभी सब स्टेज के एनिमल को सिमिलर न्यूट्रिशन देने का टाइम चला गया। छोटा भी किसान है वो कर लेता है, बड़े किसान को तो करना पड़ेगा कंपार्टमेंट। वही तो सर आप बता रहे थे। एंड डिजीज फ्री एनवायरनमेंट। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने यहाँ पे डेयरी फार्म्स, 70% डेयरी फार्म्स की हाइट छोटे छोटे किसानों की कम है, बड़े फार्मर तो अच्छा करने लगे, हाइट अच्छी होनी चाहिए। हाइट अच्छी है तो शेड से गिरने वाला पानी बीच की जगह पे नहीं गिरना चाहिए। इसके लिए उसको जो साइड में वाटर पाइप होती है ना, गटर वाटर गटर, शेड को वो होनी चाहिए, जिससे बारिश के टाइम में भी लूज हाउसिंग फार्म जल्दी ड्राई होता है। जिस फार्म में जो रेन गटर नहीं है वहां पे पानी ज्यादा दिन रुकता है, लूज हाउसिंग फार्म। हेडलॉक है, हाइट अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे भी हेडलॉक दिए गए हैं। बड़े फार्म से तो हेडलॉक कीजिए, हर एक गाय को बांधने की जरूरत नहीं, वो लॉक हो जाएंगी, खटका खींच लीजिए, पीछे निकल जाएंगी। ऐसे ऐसे फैसिलिटी का फायदा क्या है? वेइंग, गाय का वजन करने में सब गाय फटाफट वजन हो जाता है। डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, पकड़ने की जरूरत नहीं, जगह पे चीजें हो जाती है। जिसके पास कम पैसा है उन किसानों ने भी अच्छी हाइट करके फार्म बनाया ना। अभी यहाँ पे धूप गिरी है, अच्छी बॉडी कंडीशन स्कोर वाले हीफर्स मस्त की छाव में बैठे, कुछ खड़े हैं, बैठे हैं। ये सब कुछ मुमकिन है अगर सोचा जाए। लूज हाउसिंग और साइलेज, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लूज हाउसिंग में प्यास लगने के बाद पानी मिलता है, बैठने को अच्छा बेडिंग मिलता है, कंफर्ट मिलता है। और साइलेज में जो न्यूट्रिशन डेली जाना चाहिए थ्रू आउट द ईयर वो मिलता है। बफेलो की फार्म्स हो रहे हैं ना लूज हाउसिंग। यहाँ पे एक किसान है, इधर है, ये इधर बैठे हैं, 200 भैंस है उनके पास, 75 बफेलोज लूज है उनके फार्म। उनके फार्म का फोटो नहीं है, लेकिन किया उन्होंने। पहले 2-3 दिन उन्होंने झगड़ा किया, जब उनको समझ में आया कि मालिक किसी फीड एक्सपो में गया था पिछली बार,
और एक वक्ता का भाषण सुन के आया है, तो सब भैंसों ने मिलकर सोचा 2-3 दिन हो गए, अभी बहुत मजा कर लिया, अभी शांति से रहेंगे, सब कुछ मिल रहा है ना, इधर पानी, इधर बैठने का जगह, खाना पीना सब कुछ, अभी दूध देने का एकदम शांत से वो करिए। लेकिन तो बड़ी बड़ी सिंगों की भैंसों का भी लूज हाउसिंग हो सकता है। 1% लोग, मैं चाहता हूँ लोगों को तो बच्चा पैदा हुआ कि वजन करो और उसको कार्ब बॉक्स में डाल दो। ये यूएस का फोटो है, वो अपनी इधर का सिंपल डाला, इससे अच्छा अपने लोगों ने किया है, कार्ब बॉक्स होना ही चाहिए। अभी इधर नगर साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सीमेंट में डील करते हैं, 200, 500, 10,000 का सीमेंट लिया, भी मिलता है 4-5 हजार का सीमेंट, बच्चा पैदा हो गया और वो जुलाब करके मर गया। हमारा ब्रीडिंग का ख्वाब उसी दिन मर गया। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा डेवलप हो सकती है डेयरी में, फास्टेस्ट, क्योंकि हम लोग तो जुगाड़ू लोग हैं ना। काफ को क्या देना है, ज्यादा घूमने को नहीं देना है, दूध पीने का, बैठने का, आराम करने का, और दूसरे काफ के संपर्क में नहीं आना, और दूध भी बॉडी वेट के 10% हिसाब से पिलाने का। ये सब जो लोग फॉलो करते हैं तो बच्चों में मॉर्टेलिटी नहीं होती। इसमें क्या होता है, बच्चों की डिजीज एक दूसरे में फैल करनी। कार्ब बॉक्स होना बहुत जरूरी है, 4x4, 5x5 में कितना खर्चा आता है। बच्चा पैदा हुआ, कार्ब बॉक्स में 1 से 1.5 महीना जाना चाहिए, उसके बाद छोटा कंपार्टमेंट जिसमें 175 स्क्वायर फुट टू 100 स्क्वायर फुट पर कार्ब जगह होना चाहिए। सर ने बताया था, फोटो मेरे पास भी है तो मैं दिखा देता हूँ। एक खंबा लगा दिया, उसमें 20 रुपए का नारियल का रस्सी बांध दिया, गाय जाएगी, करेगी ना उधर जो करना है उसको। अगर उसको इधर खुजाने का है, खुजाने को नहीं मिला तो क्या होगा, स्ट्रेस में आएगी, तो स्ट्रेस में आएगी तो क्या होगा, दूध क्या करेगी। तो ये सिंपल बात है, हर एक फॉर्म में ये चीज होनी चाहिए। क्यों नहीं है, किधर कम पड़ रहे हैं हम लोग, क्या हमारे तरीके बदलने होंगे, जो मैं जिस तरीके से अभी बात कर रहा हूँ बदलने होंगे, बताना पड़ेगा इसका इम्पोर्टेंस। ये चीज लगा दी हमने कम पैसे में, 1 लीटर के पीछे 20 पैसा बच गया, या 1 लीटर के पीछे 20 पैसा बढ़ गया। और मैं जितनी भी चीजें दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज को करते 1 लीटर के पीछे 10, 20, 30, 50 पैसे तक एक तो बचत होगी, नहीं तो बढ़त होगी। और ऐसे ही बन के पूरे डेयरी फार्मिंग का प्रॉफिट बनेगा। पानी की जगह मैंने, लोग लूज हाउसिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने लूज हाउसिंग किया। एक बंदे का मुझे फोन है, आपका भाषण सुना, हमेशा उसने बोला लूज हाउसिंग किया, गाय जाली तोड़ के भाग गई, अब इसका जिम्मेदार कौन होता है ना, होता है। तो एक गाय को 200 स्क्वायर फुट जगह दे दिया, उसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, पुराना फार्म है, उसके बाजू में जाली का कंपाउंड किया है और गाय को छोड़ दिया। कहने से नहीं होगा, जिस दिन आपको गाय को लूज हाउसिंग में छोड़ना है, फीडिंग के बाद मत छोड़ो कभी भी, फीडिंग करने से पहले छोड़ो। भूखे पेट, जब गाय अंदर जाएगी तो किचन रेडी रखो, जो उसका मेंजर है वहां पे चारा डाल के रखो, गाय पूरी खुली होगी, 2-3 मिनट जब मारेगी, वो देखिए उधर खाना चालू करेगी, 1 घंटा खाना खाने के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, देखिए कि पानी कहाँ पे, पानी दिखा, पानी पिएगी, फिर क्या सोचेगी, शांत हो जाएगी, 90% प्रॉब्लम सॉल्व। तो लूज हाउसिंग सिर्फ करना है, कैसे करना है, कैसे जानवरों को छोड़ना है, ये हमें समझाना पड़ेगा। अभी ये जाली मैंने ये फोटो क्यों रखा है, जो भी लोग जाली मारते हैं लूज हाउसिंग फार्म, इंडिया में फार्म हो रहे हैं, वो बाहर की साइड से मारते, क्यों, वो कोई आता है मिस्त्री, वो बंगले का कंपाउंड मारता है, उसको बोलो अंदर की साइड से मारना, पूरे शेड में अंदर की साइड से, सिर्फ कॉर्नर वाला पिलर है वो बाहर की साइड से दे। क्यों, जब भी गाय जाएगी कोई भी सटेगी उससे तो खुल के गिरेगा नहीं जाता, वो सपोर्ट करेगा पिलर को। सिंपल बात है, मेरी बात आज आपको सिंपल लग रही है, लेकिन ये बहुत फायदे की बात है। वो डेयरी फार्म का कोई भी चीज का कोई भी नुकसान नहीं होता है और फार्म बना रहता है। उसका कंपाउंड कम पैसे में, एकदम कम पैसे में कंपाउंड होता है, पुराने शेड की जगह पे घुमा के देने से आधे प्रॉब्लम सॉल्व। चूना लगाना है, चूना लगाना तो सबको आता है, मतलब वो जो पानी की जगह है उसको 5 मिनट लगेगा, थोड़ा चूना लेना है, लगा देने का, क्या होगा उससे, जो शेवाल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अलगी जो लगता है, उसमें फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, नहीं होगा ना, गाय ज्यादा पानी पिएगी, इसमें अच्छा पानी पिएगी, साफ सुथरा पानी पिएगी, और पानी ज्यादा पिएगी तो दूध क्या कम देगी, बराबर, ज्यादा देगी। दूध में तो 87% पानी, दिन रात
उठते बैठते किसान को ये डर होना चाहिए कि मेरी गाय को पानी तो सही जा रहा है, और वो फिर ये चीजें गिरेंगी पानी का चारों जगह से। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, छोटा और बड़ा, कोई गाय डरती है तो चारों साइड से कोई भी गाय के पानी पी सकती है। मैन्योर बेडिंग, मैं एक फार्म में गया था, 2014 की बात कर रहा हूँ, जिस फार्म में गया मैंने देखा कि मशीन में गोबर को सुखा के गाय को पिटाने को गाय में हंसने लगा। मेरे गांव में तो ये तो ऐसे ही सूखते और उधर ऐसे गाय बैठते, लेकिन लोगों को बताने की जरूरत है। बारिश के दिन जो बहुत 2-3 महीने पहले गोबर निकाल देने का, और उस वक्त सिर्फ ठीक ठाक बंदोबस्त करने का गाय को बैठने के लिए शेडेड एरिया। बाकी 7-8 महीना तो एकदम क्वालिटी ड्राई पाउडर मैन्योर पे गाय बैठती है, मस्टाइटिस नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं, काऊ कंफर्ट। और ये तो महसूस कर रहे हैं पूरी इंडिया में। यही सिर्फ हमें जाके बताना है, जो किसान है उनको करना है, जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं उनको बताना है इसका फायदा। और ये कितने भी दिन रखो आप, उससे कभी बदबू नहीं आएगी, उसमें कीड़े नहीं पैदा होंगे, उसमें यूरिन गिरेगा, एक अच्छी क्वालिटी का मैन्योर तैयार होगा। अच्छा साइलेज, मैं 2 चीज बोला था, इंडिया में किसी को डेयरी फार्मिंग करनी है तो पहले लूज हाउसिंग करना पड़ेगा। लूज हाउसिंग में क्या हो गया, आपकी गाय की इच्छा पूरी करते हैं। गाय की इच्छा क्या थी, गाय बोलती है अगर मुझे आपको भारत देश में संभालना है तो मेरी 4-5 इच्छाएं सुनो। पहला, प्यास लगने के बाद मुझे साफ सुथरा पास में पानी मिलना चाहिए। दूसरा, बैठने को सूखी और नरम जगह चाहिए। तीसरा, जब भी चाहिए मैं छांव में बैठ पाऊं, जब भी चाहिए मैं धूप में जा पाऊं। चौथा, मेरे को एक पेट नहीं है, घोड़े जैसा, डॉग जैसा, आदमी जैसा, मोनोगैस्ट्रिक नहीं हूं मैं रुमिनेंट हूं। मेरे में एक पेट में 4 कंपार्टमेंट में, उसमें सबसे बड़ा जो कंपार्टमेंट है उसका नाम है रूमेन। रूमेन का कैपेसिटी है 200 लीटर, और रूमेन में जो भी मैं खाती हूँ उसमें जाता है, फिर मुंह में आता है, मैं उसको बारीक करती हूँ, सलेवा तैयार होता है 100 लीटर, उससे भी ज्यादा, वो सलेवा मिक्स होकर फिर डाइजेशन। तो उसके लिए मुझे हमेशा चारे में बदलाव नहीं चाहिए। आपका जवाब खत्म हो गया, आपने मक्का चालू किया, सेम थिंग, इंस्टेंट चेंज। मेरे पेट में इस रूमेन में लाखों करोड़ों रूमिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया है, कुछ फंगा है, कुछ प्रोटोजोआ है यूजफुल, जो चारे का पचन करते हैं। जब भी किसान चारे में बदलाव करता है, कैटल फीड लिया अचानक से बदल दिया, चारा अचानक से बदल दिया, तो वो रूमिनल माइक्रोफ्लोरा, वो सूक्ष्म जीव अफेक्ट होते हैं और डाइजेशन ऊपर होता है। उसको जगह में आने में 5, 10, 15, 21 दिन लगते हैं। इसलिए चारे में अचानक से बदलाव करने का, तो गाय बोलती है मेरी 5वीं चीज है, इसलिए साइलेज बनाओ। साइलेज अगर रोज दोगे तो चारे में बदलाव होगा नहीं, रोज खेत में जाना पड़ेगा नहीं, और 1 नंबर क्वालिटी का मेज क्रश किया हुआ एकदम अच्छा मिल्की स्टेज में आप संभाल के रखोगे तो 2 साल खराब नहीं होगा। 45 डेज के बाद कभी भी खोलो, मुझे खाने को डालो, मैं अच्छा दूध दूंगी, क्योंकि वो अच्छा फर्मेंटेबल चारा है। आपने अच्छी क्वालिटी का कैटल फीड बना लिया, बेच दिया किसान, कुछ किसानों को अच्छा रिजल्ट आएगा, कुछ को कम आएगा, कुछ को बहुत ही खराब आएगा। जिसको अच्छा आएगा ये समझ लो कि उस किसान की इकोसिस्टम में अच्छी क्वालिटी का फॉडर है, ये समझना पड़ेगा। तो ये साइलेज है। साइलेज के बारे में 2 मिनट में कुछ स्लाइड दिखाता हूँ, फोटो देख लो। किस चीज का बनेगा, इन सब चीजों का बनेगा, बैग में बनेगा, गड्ढे में बनेगा, बंकर में बनेगा। अभी ये बनाने की बात नहीं, इधर तक तो हमने सुना कि ये करना चाहिए करना चाहिए। अभी गलती किधर होती है, हम सही तरीके से नहीं करते। साइलेज किए तो फंगस नहीं लगना चाहिए, वो सर ने बताया अफ्लाटॉक्सिन नहीं होना चाहिए, अफ्लाटॉक्सिन जाएगा तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होगा। एक चीज सही नहीं करोगे 10 चीज गलत होगी दूध के धंधे में। तो एक चीज कैसे सही करना है किसान को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे पिट साइलेज है, बंकर साइलेज है और बैक साइलेज है। क्या दिख रहा है, पिट साइलेज में आपको दिख रहा है कि एक थर डाला है लेयर, अभी उसको दबाएंगे, बाद में उसके ऊपर दूसरा लेयर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सीमेंट का पिट बंकर दीवार बना है, उसमें मॉइस्चर हो सकता है, नया दीवार है, वो मॉइस्चर चारे में उतर सकता है, इसलिए 120 माइक्रोन का छोटा सा पतला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी डाला है। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे 500 माइक्रोन 500 माइक्रोन का बड़ा शीट यूज किया। बहुत सारे पीट में भी यूज किया जाता है। तो ये छोटी चीज है, बहुत सारे किसानों का खराब हो गया, दीवार का मॉइस्चर उतर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी साइलेज का बेनिफिट तो आपको मालूम है, नहीं बताऊँ। एक तो लेबर नहीं लगता है, रोज 1 नंबर क्वालिटी का चारा मिलता है, जो 3-3.5 रुपए का चारा साल भर खिलाओ, 7 रुपए का क्यों खिलाओ? 10 गाय संभालना है, 7 संभालो, 3 गाय के पैसे का 7 गाय का साल भर का साइलेज बना के नहीं बनेगा उतने में, कोशिश तो फिर 7 गाय की 10 गाय होंगी। अगर 10 गाय के लिए साइलेज नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो 10 की 7 होगी। तो कम एनिमल
साल भर का फॉर्डर सिक्योरिटी 70% उसमें देना है इम्पोर्टेंस साइलेज को। अभी साइलेज बनाने में बहुत सारे लोग बनाते, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया बनाना। क्यों? सड़ गया, खराब हो गया, उनको मालूम नहीं उसमें से मॉइस्चर कैसे पहचानना है। साइलेज मतलब क्या? कोई भी पौष्टिक अवस्था में वो हरा चारा, उसमें 60 से 70% मॉइस्चर जब होता है और वो चारा उसकी पौष्टिक अवस्था में होता है, तब तो उसको काटो, उसको चॉप करो आधा पौना इंच की साइज में, और उसको लेयर बाय लेयर हवा बंद ऑक्सीजन विरहित वातावरण में बैग में, गड्ढे में या बंकर में दबा के रखो, बन गया साइलेज मुर्गा। समझ में आ गया? तो इस केस में क्या है, मॉइस्चर कैसे पहचाने? सिंपल है, कोई भी चारा लिया, थोड़ा हाथ से घिसा तो हाथ को लगता है पानी, लेकिन ये तो हर बार एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक मेथड है जिसमें हम उसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल मेथड। उसको चारे को काटो, उसका गोला दबाओ हाथ से, वो फटक से खुल गया तो मॉइस्चर कम है, धीरे धीरे खुला तो सही होगा, और दबा रहा तो 70% से ज्यादा मॉइस्चर, दबाया पानी निकला तो भी 70-80% से ज्यादा मॉइस्चर। अपने को कितना चाहिए? 65%, 60 से ऊपर, 70 से नीचे। सिंपल है, दबा के रखो, हाथ खोलने के बाद धीरे धीरे खोलो तो समझ चाहिए वो सही तरीके का मॉइस्चर। तो कम टाइम में आगे नहीं लेके जाएगा आपको। दूसरा मिल्क वाइन, मेज का साइलेज होता है। देखो, अगर न्यूट्रिशन से अगर अच्छी क्वालिटी का, कम पैसे का, जब ज्यादा अवेलेबल है, उस वक्त जो साइलेज बने उस न्यूट्रिशन से अगर हम डेयरी फार्मिंग करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। मिल्क वाइन चेक करना पड़ेगा। मिल्क वाइन में इसमें आपको दिख रहा है कि जो येलो पार्ट है, जो सॉलिड स्टार्च, सर ने कहा स्टार्च के इंपॉर्टेंस। सर पहले क्या होता था, चाप कट होते थे जिसमें ऐसी पत्ती निकलती थी। अभी साइलेज बनाते वक्त हार्वेस्टर आए हैं, और जो चाफ कटर है उसमें वो क्रशिंग प्लेट्स है जो सीड को दबा के उसमें से पूरा स्टार्च अवेलेबल होता है उसकी वजह से, और अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनता है। धीरे धीरे सब जगह पे अवेलेबल नहीं, हम बदल जाएंगे, लेकिन ये याद तो होना चाहिए, मिल्क लाइन ऐसी होनी चाहिए। अभी बैग कोई भी किसान 2, 4, 5 गाय वाले घर पे बना के रख सकता है, उसमें चूहा न लगे इसकी उसके चारों बाजू में चूहे का दवाई आधा फीट खोद के उसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें। या जिसने साइलेज बैग बना के रखा है, चिपका के बैग नहीं रखना है, 2 लेयर के बीच में अंतर रखना है, और रोज सुबह उसमें से एक बार चल के आना है। अगर कोई भी आदमी रोज ऐसा करेगा जहाँ पे भी साइलेज बनाए 5 मिनट के लिए, तो उसके पैरों के वाइब्रेशन से कोई भी ऐसा प्राणी वो आप में छुप नहीं पाए, और थोड़ी जगह है तो दिखने में भी आए। ये अच्छा है, साइलेज बैग खोला, अच्छा साइलेज बना, मैंने गाय को खिलाया, दूध बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम कब है? ऊपर थोड़ा सा सड़ गया, खराब हो गया, क्या करना है, क्या गलती क्या होगी हमने? जब हम गलती क्या कर रहे हैं अभी, साइलेज बैग भरने का टेक्निक 1 मिनट में होता है। नीचे एक लेयर डाल दिया, उसको हमने दबाया, तो दूसरा लेयर डालना चाहिए, फिर उसको दबाना चाहिए, फिर तीसरा लेयर, फिर दबाना चाहिए। बैग की बात है तो एक आदमी बीच में दबाएगा, एक आदमी साइड से दबाएगा। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में लोग तैयार हो गए, जो बैग भर के देते वो आते, 2 आदमी डाल रहे और 2 आदमी दबा रहे, लेयर पे रुके नहीं, वो डाल रहे ये दबा, वो डाल रहे दबा, तो पूरा जो एयर है ना वो निकला नहीं, एयर उधर ही स्टक है। जब बैग भर दिया 2 घंटे के बाद पूरा हवा ऊपर आके रुक जाता है, देखा होगा, या फिर ऊपर का लेयर सड़ा हुआ निकलता है, उसका ठीक से ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। निकालते हो, गलती करते हो, साइलेज बनाओ बनाते रहो, अच्छा भी बन जाता है, पहले दिन अच्छी क्वालिटी का, 4 दिन के बाद सड़ जाता है। सोचना पड़ेगा दोस्तों इसके बारे में। जब साइलेज बनता है, एक फॉर्मूला है, पूरा इंडिया का साइलेज बना रहा है, उनको मालूम होना चाहिए कि जब मैं बैग खोलता हूँ, पीठ खोलता हूँ, बंकर खोलता हूँ, उस वक्त जो एयर को एक्सपोज हुआ फ्रंट एयर पोर्शन है उसको डेली निकालना, और वो नहीं निकला तो उस पर फंगस लग सकता है। बैग के बारे में क्या होता है, हजारों किसान बैग बनाते, महाराष्ट्र में 2 से 3 लाख बैग भरी जाती है हर साल। तो ये एक साइड का निकालते हैं, छोड़ देते हैं। अभी ये एक्सपोज पूरा हुआ है तो पूरा निकालना है, एक बार खोला, नहीं निकाला दूसरे दिन सुबह जाओ, ये साइड का पूरा फंगस लग गया, उसमें माइक्रोटॉक्सिन तैयार हो गया, वो जाएगा गाय के पेट में, गर्भाशय में, वो प्रेग्नेंट नहीं रहेगा, दूध में जाएगा, वो बॉयल करने के बाद भी मरेगा नहीं, आदमी को जाएगा, हेल्थ के लिए खराब। कितना नुकसान, एक चीज सही ना करो, नुकसान ही नुकसान। तो सिर्फ जितना भी एक्सपोज एरिया उसको निकाल लेना। ये बंकर की कुछ साइजेस है, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। मैंने छोटे से छोटे लोगों को बंकर करने के लिए साइजेस बनाए थे,
पोर्टुगीज ने तो इसे 1 by 1 स्क्वायर फीट में 18 से 19 किलो साइलेज बैठता है। तो आपको कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आगे बताता हूँ, बहुत सारे लोग साइलेज कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी ने तो बताना चाहिए कि गलती कहाँ पे हो रही है। अभी ये गड्ढे का साइलेज, बहुत सारे लोग विड्थ ज्यादा रखते थे और अपने पशु कितने 10 है तो रोज उनको कितना चारा लगेगा, 20 किलो पर पशु 200 किलो रोज लगेगा। तो 200 किलो रोज निकल जाए उतनी ही विड्थ रखनी है। अगर ज्यादा निकलने लगा और आप निकल नहीं पाओगे तो उसको फंगस लगेगा। तो साइलेज बनाया 500 किलो रोज निकलने इतना और जरूरत है 200 किलो की, लॉस में चले गए। डेयरी फार्मिंग में ये छोटी छोटी बातें हैं जो लॉस पैदा कर रही है। तो हवाई जहाज जैसा धंधा है, इसके जितने नट है वो सब टाइट रखो, एक भी लूज है 2 गिरेगा, वो उड़ेगा लेकिन उतरेगा नहीं। थोड़ा बीच बीच में मजाक किया तो नींद नहीं लगती, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। तो ये गड्ढे में क्या है, 500 माइक्रोन का प्लास्टिक डाल दो, चारा डालो, लेयर बाय लेयर दबाओ, ऊपर जमीन लेवल से थोड़ा ऊपर ले लो, ढक दो, बात खत्म। डायरेक्ट कुट्टी उधर गिरनी चाहिए, कुट्टी एक जगह पे गिर रही है, उधर वो ज्यादा देर तक रहेगी तो उसमें हीट बढ़ता है, जो चारा हीट नहीं बढ़ने देना चाहिए। अच्छे से दबाना है, ओवर प्रेसिंग नहीं करना है। जब पैर से दबाएंगे तो पता चलता है वो दब गया कि बैग में भी पता चलता है। ओवर प्रेसिंग से क्या होगा, उसमें से मॉइस्चर बाहर आएगा, पानी निकलेगा उसमें से। अब ये खोल दिया, खोलने के बाद वो जो उसका प्लास्टिक है उसको पीछे कर दिया, जितना चाहिए उतना मिट्टी निकाल के ऊपर मिट्टी डाला था और फिर केक जैसा काटते उतना रोज काटा। दिख रहा है इधर किसान ने कैसे काटा है। ऐसा नहीं काटेंगे तो 2-4 लाख का मेज ठीक से साइलेज बनाया, मेहनत किया, 6 महीना रखा, निकाल के डालना कैसे मालूम नहीं, खराब हो गया। ये अपने देश में हो रहा है। अभी आपको पता चल गया, अभी आप होने नहीं लोगे इसको। अभी जिन्होंने बंकर बनाया उसमें प्लास्टिक डाल सकते हैं। इधर ये दिख रहा है फोटो, ऊपर वो प्लास्टिक डाल के फर्सी डाला है, मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, छोटे ट्रैक्टर से दबाओ, सिंपल। इधर मिट्टी डाला, जितना चाहिए उतना मिट्टी निकाल के ले लो। ये सेलेबल साइलेज अभी ये बिकता भी है, बहुत सारे किसान बेचते भी है। हाँ, तीसरी पॉइंट पे आता हूँ। अभी गाय का गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर एक गाय को नंबर 1 काम मिल रहा है। हर एक किसान को अगर वो दुकान है तो हिसाब किताब की बुक होनी चाहिए। मेरे पास कितना टाइम, 5 मिनट है क्या, 5-10 मिनट, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट में, मैं तो 1 मिनट में कर सकता हूँ। 5 मिनट के बाद मुझे एक बार ऐसा हाथ कर, ये चीज बहुत जरूरी है। डॉक्टर है, गाय का मिल रहा 18-9-6, कौन सा बैल है, ये बैल है, लेकिन वो तो हमें दिखता नहीं ना। उसका सीमेंट इधर है, इधर इधर इस स्ट्रॉ में भरा हुआ, उसके ऊपर जिस कंपनी का वो सीमेंट स्ट्रॉ है, उस बुल की माँ कौन, उसका दूध कितना था, कब वो बना, सब कुछ लिखा हुआ। हमें यहाँ से आगे ये मैसेज देना आगे, जब भी किसी भी गाय को एआई हो, उस वक्त एक किताब में वो 1896 नंबर की गाय को ये स्ट्राइकर नाम का बुल, स्पाइक नाम का बुल, कोई भी कंपनी ABS, WWS, NDDB, बायफ, वो भरा है, वो लिख के रखे। और जब भी उसकी बेटी पैदा हो गाय की, और वो जब बेटी हीट पे है और उसको एआई करने का टाइम है, तो वो जो बुल है जो उस वक्त यूज किया था उसके जन्म के बाद, वो छोड़ के कोई भी बुल यूज किया जा सकता टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। गवर्नमेंट, प्राइवेट डेयरीज, डॉक्टर गायकवाड़ सर जैसे लोग अपने अपने थ्रू जो सीमेंट जाता है उसमें बदलाव करते रहते हैं, लेकिन ये एक किसान का कर्तव्य है कि अपने फार्म के ब्रीडिंग के रिकॉर्ड उसने लिख के रखने चाहिए। तो इससे आगे की ब्रीड अच्छी पैदा हो। लंपी चालू है, अभी FMD चालू हो जाएगा। कितने लोग हैं, मैं पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल देता हूँ। पोल्ट्री इंडस्ट्री सो ह्यूज, सो बिग, कितने लोग हैं पोल्ट्री में डेवलप हो गए, उनकी फार्म में कभी चूहा नहीं घुस सकता। क्या करेंगे, अपने फार्म में हम वायरस खुद लेके जाते हैं। हर 7 दिन में, बारिश के टाइम हर 3 दिन में एक डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे पूरे फार्म में होना, चूने का पाउडर, उसके ऊपर पैर घिसे बगैर कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए पोल्ट्री फार्म का एग्जाम्पल, क्यों अपनी डेयरी पीछे, हम खुद बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे। और लास्ट पॉइंट में मस्टर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, टाइम कम है, दूध का मैंने बता दिया, बहुत सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए पहले ही। इस यहाँ पे दूध तैयार होता है। मस्टर्डिस सबसे गंदी बीमारी, लेकिन यह है क्लिनिकल मस्टर्डिस। जब लक्षण दिखते हैं, इंडिया में अगर 100 गाय को मस्टर्डिस होता है
तो उसमें 10% गाय को ही क्लिनिकल मस्टर्डिस होता है, 90% गाय को सब क्लिनिकल मस्टर्डिस होता है, जो आंखों से दिखता नहीं है ना। बैक्टीरिया तो टीथ के एंड से इंटर करते हैं, इसलिए डिपिंग करना जरूरी है, जो टीथ का एंड बंद होने तक उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये गाय नीचे बैठी थी, उसका दूध थोड़ा गिर गया, उसमें से बैक्टीरिया एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे तो टिश्यूज को खराब कर देंगे। अभी सब क्लिनिकल मस्टर्डिस में क्या होता है, एक गाय का 5 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर से ज्यादा पर डे नुकसान होता है पूरी दुनिया में क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में। मैं बहुत सारे फार्म में जा चुका हूँ रिसर्च के लिए या विजिट के लिए, भारत के बाहर, यूएस में, इधर उधर, इंडिया में भी हम काम करते हैं बड़े फार्म्स के साथ। तो इस चीज को हम महीने में एक बार करते हैं। कैलिफोर्निया मस्टर्डिस टेस्ट आती है, मैं दिखा दूँ 1 मिनट में फोटो और मेरा लेक्चर खत्म करता हूँ। ये चीज हमें पीछे लेके जा रही है, डेली लॉस। हर एक बंदे को 200 कितना लिखा है, कम से कम 8,000 रुपये लिखा है पर काउ। CMT टेस्ट करनी चाहिए, एक पैडल है, उसमें दूध ले लो, पहले 4 छींटे मत लो, उसमें बैक्टीरिया है वो फेंक दो, उसके बाद वाला दूध लो, जितना दूध लिया है उतना। सोल्यूशन लो, 10 सेकंड के लिए हिलाओ सिर्फ, देखो जिसमें जेल तैयार हो गया उसमें बैक्टीरिया है। गाय की चारों टीथ की जो चारों क्वार्टर डिफरेंट है टोटली, अंदर के अंदर नहीं जाता है कोई, नीचे से ही जा सकता है। तो जो क्वार्टर अफेक्टेड है उसके अंदर जेल तैयार होगा, तो दिख रहा है जेल तैयार हो गया, उसको ट्रीटमेंट करो अपने वेटरनरी के हिसाब से। तो हम उस गाय का जो होने वाला नुकसान है, उसको मस्टर्डिस हुआ ही नहीं, उसको तो रोका और पूरे नुकसान को हमने रोक दिया। ये छोटी छोटी चीजें रोकने के लिए सिंपली मिल्किंग मशीन का लाइनर चेंज करना चाहिए, जो इंडिया में टूटने के बाद लोग बदलते हैं। हर 2500 मिल्किंग के बाद या 6 महीने, दोनों में से जो चीज जल्दी हो, ये रबर बदलना है। सिंपल बात है, ये जो चीज लोग करेंगे उसको साफ रखना है, मैट के नीचे स्प्रे करना है, बस इतनी सब बातें जो मुझे बतानी थी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दिखाई कभी भी जा सकती है, लेकिन सोच इंपॉर्टेंट। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में चाहे दूध कम है, एवरेज गाय ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो यही बिजनेस ऐसा है जो लोगों को रोज की आमदनी दे सकता है। एंड वी ऑल पीपल आर बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। जैसे पोल्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, वहाँ के जो लीडर थे, जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया तो डेवलपमेंट हुई है। हम लोग डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, गायकवाड़ सर जैसे लोग, घोष सर जैसे लोग, एनडीटी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सबको छोटी छोटी चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या करना है पता चला है लोगों को, कैसे करना है उधर सब प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचने की इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, तो हम जिस माध्यम में किसानों के साथ जुड़े हुए हैं उस माध्यम से कार्य करते रहिए। मैं मेरे हिसाब से मेरे को जितना जमता है वो कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश मदने है, मैं एज ए इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर एडवांस एंजाइम में काम करता हूँ। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, वर्ल्ड फिटटेक एक्सपो के प्लेटफॉर्म पे बोलने का, इस सेशन को होस्ट करने का मौका मिला और आप सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, इसलिए थैंक यू सो मच। आपका एक क्वेश्चन था कि प्रति लीटर दूध उत्पादन का खर्चा कितना है? या फीडिंग कॉस्ट, ओनली फीडिंग कॉस्ट। हाँ, फीडिंग कॉस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। वेरी रिसेंटली हमने एक स्टडी की, हिंदी इज कंफर्टेबल? या ओके। सो वेरी रिसेंटली हमने एक स्टडी कंडक्ट किए थे। उस स्टडी में जो हमने देखे है कि जो 12 लीटर प्रोड्यूसिंग ए काउ, 12 लीटर गुजरात कंडीशन में बात करते हैं। मैंने जब नॉर्मल कंडीशन में उसको देखा, जो मेरा फीडिंग कॉस्ट आ रहा था नॉर्मल कंडीशन में 20 रुपीज, ओनली फीडिंग कॉस्ट 20 रुपीज पर लीटर मिल्क। ओके, 20 रुपीस पर लीटर और पर 12 लीटर, पर 20 रुपीज पर लीटर मिल्क, पर लीटर मिल्क। ओके, उसके साथ हमने इंटरवेंशन किया था कि ग्रीन फडर को हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। जब ग्रीन फडर नहीं खिला रहे थे, किसान सूखे चारा बाहर से खरीद के खिला रहे थे, उस टाइम पे उसका कॉस्ट था 20 रुपीज पर लीटर। जब उन्होंने आपका खेत का ग्रीन फडर को इंट्रोड्यूशन किए हैं, तो प्रति लीटर का खर्चा कम क्या 18 रुपया, 18 रुपीज पर लीटर आया। काउ। नाउ आई एम अगेन फर्दर इलैबोरेटिंग आपका क्वेश्चन का। ये मैंने 10 से 12 लीटर का एवरेज कॉस्ट का बात कर रहा हूँ। यही कॉस्ट कैन बी फर्दर डाउन जब आपका प्रोडक्टिविटी
ये 12 लीटर से जब 20 लीटर होगा तो 20 लीटर के हिसाब से जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने 28 लाख एनिमल में हमने काम किए रेशन बैलेंसिंग में। तो हालांकि ये 2-3 साल 4 साल पुराना डाटा है। उस टाइम पे मेरा जो एवरेज का जो कॉस्ट था पर 20 लीटर्स के लिए 15 रुपीज था फीडिंग कॉस्ट। सो इट डिपेंड्स, नंबर 1 कितना दूध है। दूध ज्यादा है तो 5 लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट आपका थोड़ा कम होगा। दूध कम है, यही आपका 3 या 4 लीटर वाले पशु का बात करेंगे तो प्रति लीटर दूध उत्पादन का खर्चा आपका 27 रुपए 28 रुपए हो जाएगा। सो इट वेरीज, बट ऑन एन एवरेज जो इंडियन कंडीशन है 10 से 12 लीटर जो दूध एवरेज दूध प्राप्त करे एक एनिमल में, हमारा फीडिंग कॉस्ट करीब 20 रुपीज के आसपास आएंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन से एरिया में आप है और आपका फीड एंड फडर का प्राइसेस क्या है। फॉर ऑल लाइक ऑफ हर एक प्रकार के एनिमल के लिए कॉस्ट रहेगा या एनिमल के हिसाब से कॉस्ट? एनिमल के हिसाब से भी कॉस्ट थोड़ा वेरी करेंगे। जैसे बफेलो के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि बफेलो का दूध में ज्यादा फैट होता है तो उनका जो एनर्जी और बाकी जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अलग होता है काउ से। सो इनका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट करता है, बट मोर और लेस इस लेवल पे रहेंगे, आप मान के चलिए। बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, आपका बात सही है। आप पहले अच्छे से कैलकुलेट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बाहर से परचेस कर रहे हो सारे सामान, आपका ड्राई फडर, आपका ग्रीन फडर, आपका साइलेज, आपका कॉन्सेंट्रेट। सो प्रोबेबली ये कॉस्ट आपका 27 रुपए तक जाएगा। मैंने देखा हुआ ये चीज करके। बट जब आप कम से कम ग्रीन फडर आपका खुद का हो तो ये कॉस्ट आपको किसी हाल में 21 से 22 रुपया क्रॉस नहीं करना चाहिए। आज के दिन में बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसलिए हम कहते हैं कि आपका 65 to 70% में आप मैनेज कर सकते हो। ग्रीन का कॉस्ट ही नहीं गिनने का है, वही बात हो गया ना। सो ग्रीन, आप खेत में खुद का ग्रीन प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका कॉस्ट आता है 80 पैसे से 1 रुपया। यानी ग्रीन का कॉस्ट गिनने का ही नहीं, वो हिसाब से आपने करेंगे। नहीं, ग्रीन गिनना ही पड़ेगा ना आपको। आप 20 kg ग्रीन फडर पर एनिमल दे रहे हो तो यू आर एडिंग 20 रुपीस नो। बट यही ग्रीन फडर बाहर से जब खरीदेंगे, आज के दिन में मक्का का चारा 4 रुपए करके बिकता है। सो 4 into 20 80 रुपए का बात कर रहे हो, और वही चारा आपका खुद के खेत में आप लगाते हो तो आपका 20 रुपए में वो चीज हो सकता है। सो यू आर कटिंग डाउन 60 rupees simply by adding your own green fodder. So this all depends कि किस सिचुएशन में कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं। इसके इसी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा हमें बात करना चाहिए, क्योंकि कई तरह के यहाँ काउस बफेलो सब है और इसके अंदर इसके अंदर हाई ईडर्स है, लो ईडर्स है, एंड वी हैव डिफरेंट वैरायटीज। तो उसके उनको लेके तो मिल्क के ऊपर और ब्रीड के ऊपर लेके जो अपना फीड का जो फीड और बॉर्डर का जो इनपुट है 70% जो इनपुट है उसको लेके अपन अगर हम डेयरी फार्मर के पास पहुंच जाते हैं तो रेशन बैलेंसिंग सिस्टम उसमें उनको बहुत कॉस्ट सेविंग, जो गाय को हम लोग सीधा रख के जो 10 लीटर देती है या 4 लीटर देती है, 5 लीटर देती है, सबको एक ही रेशन दे देते हैं। तो वहाँ पे द फार्मर इज लूजिंग लॉट ऑफ मनी। तो उसके ऊपर you can focus more in the coming sections. Probably NDDB एक बॉडी है जो 2011 से हमने रेशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, और इस प्लेटफॉर्म को हमने खड़ा भी किया है भारत पशुधन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो काम हमने किए हैं वो कम है, अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है। नाउ NDDB की तरफ से रेशन बैलेंसिंग वाज द फर्स्ट स्टेप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिसिजन फीडिंग। सो द नेक्स्ट लाइन पे मैं जो अभी काम कर रहा हूँ प्रिसिजन फीडिंग में काम कर रहा हूँ। तो जो रेशन बैलेंसिंग का जो एडवांटेज अभी तक हम लोग लिए थे उसको और कैसे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, और एक छोटा सा पायलट स्केल के स्टडीज में हमने देखे हैं कि जो रेशन बैलेंसिंग का जो फायदा था हमारा, जो 20 या 25 रुपया का बात करते थे, दैट कैन बी इम्प्रूव बाय अनदर 15 रुपीज। सो प्रिसिजन फीडिंग एक एरिया है जहाँ पे हम डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पहले से कर रहे हैं, वो शायद अभी एक टाइम आएगा जहाँ पे हम इसमें सोचना पड़ेगा, और जैसा फार्मर आप लोग बैठे हुए हो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो प्रिसिजन फीडिंग इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग व्हाट वी आर डूइंग।